हेलो एवरीवन, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है भाई, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे विज्ञान के भौतिकी सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 मात्रक और मापन की। तो जैसा कि हमने समझा हुआ है, हमारा जो मापन होता है, जो मेजरमेंट होता है, ये क्या होता है भाई? तो जब कभी किस अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी के साथ, मतलब अज्ञात राशियों की ज्ञात राशियों के साथ में तुलना की जाती है, कंपैरिजन की जाती है, तो उसी को कहते हैं हम मापन। और इनको प्रदर्शित करने के लिए, इनको एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक तो चाहिए होता है नंबर, एक संख्या जो इनको प्रदर्शित करेगी, और दूसरी चीज चाहिए होती है हमको क्या? यूनिट, मात्रक, जो बताती है इसके नेचर को कि ये किस तरीके का है। ठीक है ना? तो इस चैप्टर को हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और हमने इसको सीखा हुआ है कि किस तरीके से यूनिट्स में कन्वर्जेंस होते हैं, मतलब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कैसे जाते हैं। फिर हमने समझा इसी के अंदर कि भाई विमीय सूत्र क्या होती है। विमीय सूत्र के साथ में हमने सीखा कि भाई ये जो विमीय सूत्र होती हैं, उनके जरिए हम यूनिट्स का कन्वर्जन कर पाते हैं, नए नए फॉर्मूलों को बना पाते हैं। हमको अगर सिर्फ फैक्टर्स पता हो कि किन किन चीजों पर यह आधारित है, तो उससे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और साथ ही किसी समीकरण को विमीय रूप से सत्यता की जांच भी की जा सकती है। ये सब कुछ हम इसके अंदर में देख चुके हैं। अब बारी आ चुकी है भाई हमें देखने की त्रुटियों को। जी हां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सेशन होने वाला है, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एरर्स को। एरर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो या फिर आपके स्कूल एग्जामिनेशन हो, दोनों जगहों पे फिक्स है, आना ही है। एरर्स से तो मैं यूं कहूं तो जेई और नीट की अगर डिस्कशन करें तो वहां पर फिक्स क्वेश्चन आता है भाई। लेकिन आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन होता है, स्कूल एग्जामिनेशन, इंटरनल एग्जामिनेशन, उसमें भी इन एरर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहुत ज्यादा ही इससे सवाल पूछे जाते रहे। बहुत ज्यादा से तात्पर्य है कि भाई मैक्सिमम ईयर्स में पूछेगा। ठीक है ना? अब हम जरा डिस्कस करते हैं कि भाई ये जो त्रुटियां होती हैं वो होती क्या है। तो भाई जो एरर्स आती हैं, जिस त्रुटि की हम बात कर रहे हैं, जिस त्रुटि की मैं बात कर रहा हूं, त्रुटि का मतलब हो गया कि वास्तविक जो इसका मान है, वास्तविक मान, इसमें से माइनस कर दूं, घटा देता हूं मैं। किसको भाई? तो जो है मापन मान, मतलब जो मैंने मेजर करके वैल्यू लेकर के आया हूं, उसको जो उसका एक्चुअल मान है उसमें से माइनस कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसमें त्रुटि कितनी है, कितनी एरर आई है। अब ये कैसे आ रही है, जरा कुछ कुछ बातें सिखाता हूं, फिर मैं उसको स्पेसिफाई भी करता हूं। क्या होता है, जैसे आप एक बात समझिए, आपने तेल नापना है भाई, है ना? तो क्या करते हैं, वो एक लेकर के आते हैं, एक बीकर जैसा ऐसा, उससे डुबाते हैं और नाप करके दूसरे को दे दी। अब क्या किया आपने, जरा समझिए। वो नापने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल में लाए वो 1 लीटर का था, सामने वाले को भी आपको 1 लीटर देना था। आपने 1 लीटर ऐसा डुबाया और उसको दिया। अब आपने तो अपना 1 लीटर डुबा करके उसको दे दिया भैया, लेकिन आपका जो बर्तन जिससे आपने नापा था, उसकी दीवारों पर भी तो कुछ ना कुछ तेल चिपका रह जाएगा। वो तेल नापते समय आपके 1 लीटर का भाग था, लेकिन देते समय 1 लीटर का भाग नहीं रहा वो। आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। आपने जब तेल नापा अपने बर्तन से, तो उस बर्तन में, उस बर्तन की दीवारों पे चिपका हुआ तेल आप उसको नहीं दे सकते। आपको देना है तो आप एक काम करिए, उसमें कोई ऐसी अरेंजमेंट लगाई जिससे उसमें लगा हुआ एक एक बूंद तेल निकले और सामने वाले के डब्बे में चले जाए। तो आप कहेंगे भैया यह संभव है। तो हमने क्या एक्यूरेट मेजरमेंट किया ना, ट्रू तो नहीं किया ना, बिल्कुल सही तो नहीं है ना, हमने सत्यता के करीब मेजरमेंट करी। ठीक है ना? मतलब उसको कंप्लीट 1 लीटर मैंने नहीं दिया, मैं कुछ ना कुछ ml क्या हुआ भाई, कम रह गया। ठीक है? इसी चीज को कहते हैं भाई कि आप कैसे भी कर लें, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ एरर्स होंगी। कैसे कैसे एरर्स होते हैं, तो आइए जरा हम कुछ बात करें।
तो भाई सबसे फर्स्ट तो ये कि किसी भी भौतिक राशि का माप पूर्णतया शुद्ध नहीं होता, कंप्लीटली सत्य नहीं हो सकता। भौतिक राशि का वास्तविक माप तथा किसी यंत्र द्वारा मापी गई माप में जो अंतर पाया जाता है, जो क्या लिखा, जो उसका वास्तविक मान माइनस मापन मान में जो अंतर पाया जाता है, इसी को त्रुटि कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि भैया जब फिजिक्स 100 में से 100 नहीं है तो मेरे से क्यों एक्सपेक्ट करते भैया कि 100 में से 100 लेकर के आऊं? तो भैया इसलिए एक्सपेक्ट करते हैं हम आपसे क्योंकि आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ में बने हुए, आप यहां पर जो सीख रहे हैं यही सब कुछ पेपर में आने वाला है। तो आप स्वयं कोई गलती नहीं करने वाले हैं भाई, ये हमें भरोसा है आपके ऊपर। मशीन गलती कर सकती है, सिस्टम गलती कर सकता, आप नहीं कर सकते, पूर्ण भरोसा है मेरा आपके ऊपर। तो भैया मेरे भरोसे को और मजबूत करने के लिए आपको पूरे मार्क्स, यानी जो भी अपकमिंग एग्जाम से उसको अच्छे से क्वालिफाई करना है। तो भाई यहां पे जरा समझते हैं कि ये 100 में से 100 क्यों नहीं ला पा रहे। तो ये 100 में से 100 नहीं लाने के कारण है कि कुछ त्रुटियां हैं, जैसे क्रमबद्ध त्रुटि मतलब सिस्टमैटिक एरर्स, यादृच्छिक मतलब रैंडम एरर्स, और एक है अल्पतमांक त्रुटि यानी लीस्ट काउंट एरर। क्या है ये सब कुछ? नाम से दिख रहा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध का मतलब होता है सिस्टमैटिक, पता है मेरे को कि किस तरीके की एरर आने वाली, मतलब पॉजिटिव की नेगेटिव। सिस्टमैटिक है, पहले से ही पता है। जैसे आप समझिए ना, आपके पास में एक इंची टेप है या फिर इंच जो स्केल आप इस्तेमाल में ले आते हैं। ये स्केल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे आपका लिखा होता है 1, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9, फिर यहां पे आपका लिखा हुआ आता है 2। ऐसे ही करके आपकी स्केल बनी हुई है, और आपकी स्केल ऐसे ही करती करती सपोज मैं इसको मान लेता हूं कि ये ऐसे करते करते आपका 2 हो गया, फिर ये आपका 3 4 5 और यहां तक मैं 6 तक का स्केल है। और आपकी स्केल अब गलती से भैया टूट गई। कहां से टूट गई? यहीं से टूट गई, ऐसे टूट चुकी। मतलब अब आप जो कुछ भी नापेंगे वो कहां से नाप सकेंगे? 2 से नाप सकेंगे आगे। अब एक लाइन है जिसका माप आ रहा है भैया 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। नापा किससे? टूटे हुए स्केल से। तो आया कितना है भैया? 5 सेंटीमीटर। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर से पहले वाला टूटा हुआ था, तो माइनस कर देता हूं 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये था नहीं ना। ये अल्टीमेटली ये दूरी कितनी है? तो ये 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की दूरी देखिए कितनी है भाई? तो ये 1 2 3, यानी कुल मिला के 3 सेंटीमीटर। कैसे निकाल लिया? क्योंकि सिस्टमैटिक एरर था। ये हमको पता था कि भैया इतने से टूटी है, तो ये जो भी मापांक आ रहा है उसमें से मेरे को 2 कम करना है। अगर मान लीजिए यही स्केल 15 सेंटीमीटर नापता तो अल्टीमेटली 15 नहीं होता, 2 सेंटीमीटर माइनस कर देते, कितना होता? 13 सेंटीमीटर ही होता। जो भी माप आएगा उसमें 2 सेंटीमीटर क्या करेंगे भाई? कम कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक, आइए अब बात करते हैं। तो भाई सिस्टमैटिक में क्या क्या होता है? जैसे यंत्रगत त्रुटियां, जो मशीन है जिसकी वजह से आपको नापना है, यंत्र बोलूं मैं बार बार, मशीन जो कह रहा हूं वो यंत्र है अल्टीमेटली। उस यंत्र की बात करें तो उस यंत्र में ही कुछ एरर्स आ गए। कैसे कैसे एरर्स आ सकते हैं हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। इसका मतलब यह है कि आपको पता ही नहीं इससे मेजरमेंट कैसे निकाली जाती। जैसे मैं आपको बात बताऊं, आपके जो वॉल क्लॉक जो लगी हैं शुरू में, मतलब अभी आपके बचपन में वो घड़ी देखना नहीं आता था, ठीक है ना। आई थिंक सबके साथ ऐसा हुआ है, वो घड़ी देखना भैया नहीं आता था। तो घड़ी देखना नहीं आता था तो घंटा वंटा वाली सुई तो हम बता पाते थे, बाकी वो मिनट सेकंड वाला कैलकुलेशन हमको पता ही नहीं था। तो मतलब मेरे पास नॉलेज नहीं था प्रॉपर, इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। तो ये भी एक तरीके का एरर है। जैसे आपको वो इंची टेप जो लंबी वाली जो आती है जिसमें फिट में चलती है वैल्यूज, उसको आपको मेजर करने में दिक्कत आती है अगर आपको नहीं पता है। तो मतलब एक चीज समझ में आया, या तो भाई आपके कार्यविधि में अपूर्णता है, मतलब आप पारंगत नहीं हो, आपको पता नहीं है कैसे यूज होता है, या फिर आपका प्रायोगिक जो तकनीक है वो गड़बड़ है। आप इस तरीके से यूज ही नहीं कर रहे हो जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आपने वो इंची टेप पकड़ा, सी आपके सामने ऐसी एक रॉड है, इसको नापना है, और आपने जो इंची टेप पकड़ रखा वो ऐसा पकड़ रखा है, ऐसा झूलता हुआ।
तो भाई एक्यूरेट मेजरमेंट देगा क्या? नहीं देगा। मतलब आपके पास में एक तो की दक्षता नहीं है उस सिस्टम को चलाने का, और एक चीज हो सकती है कि प्रायोगिक तकनीक जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो वो नहीं आती हो। आखिरी में आता है भैया व्यक्तिगत त्रुटियां, और इसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। व्यक्तिगत त्रुटि मतलब पर्सनल जो मिस्टेक्स हो गए, भाई आपने देखने में दिक्कत कर दी। जैसे मैं आपको अभी बताता हूं, आप अभी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। आप अपना स्केल उठाइए, उस स्केल में देखिए भैया ये बीच वाला सेगमेंट थोड़ा सा मोटा होता है ऊपर तक, और ये ऐसे ऐसे थोड़ा सा ऐसे गड्ढे जैसा होता है। ऐसा ही होगा आपका स्केल। अब यहां पे जो नंबर्स लिखे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो लिखे होते हैं, इनको आप या तो एक बिल्कुल ऐसे टॉप व्यू देखिए। बिल्कुल कहां से देखना? टॉप व्यू। तो टॉप व्यू में बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो डॉट्स हैं वो लगा पाएंगे। लेकिन आप ऐसा स्केल रख दीजिए, ऐसा। अब यहां से आप देख करके लगाइए जरा डॉट, और फिर आकर के ऊपर से देखिए तो वो डॉट आपका हिला हुआ दिखेगा। मतलब ये जो डॉट लगाया, अगर टॉप व्यू देखेंगे तो बिल्कुल प्रॉपर है, और टॉप व्यू नहीं देखेंगे तो ये डॉट अलग जगह कहीं पे लग जाएगी। तो ये व्यक्तिगत त्रुटि है भाई, ये हमारे में त्रुटि आ गई। हमें लिखना था भाई 5.236 और मैंने लिख दिया 5.326। ये व्यक्तिगत त्रुटि है भाई, हमने दिक्कत करी है। अब ये तो सब सिस्टमैटिक है, जैसे कि हमको पता चल गया। जैसे मान लीजिए, मैं इसमें एक बात और समझाता हूं। जैसे मान लीजिए पाई का मान होता है 22/7। अब आपने क्या किया हुआ है, आपने इसको रिप्लेस कर दिया किससे? 7/22 से। यानी जहां जहां पे पाई आया होगा वहां आपने क्या लिख दिया? 7/22। तो ये तो गलत है ना। लेकिन हर जगह यही एरर किया है, हर जगह यही गलती की है, तो भैया ये गलती सुधारी जा सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जहां जहां पाई आया वहां 22/7 का गुणा करना, 7/22 का नहीं। तो सुधारी जा सकती है। लेकिन दिक्कत कब होती है? जब मुझे ही नहीं पता कि एरर क्या है, गलती क्या होगी मेरे से, जिसको हम कहते हैं यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। रैंडमली आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि भैया ये वाली एरर आ गई। अब ऐसे एरर्स कैसे होंगे? तो आपको एक बात समझाता हूं। अभी भी इसका इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं जरी। ठीक है, ऐसे लोहे की ऐसी चेन होती है। इन चेन्स में देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक चेन, इसके अंदर में एक चेन और ऐसे फंसाते जा रहा हूं। ऐसी चेन्स को फंसा करके एक लंबी दूरी को नापा जाता है। कारण क्या होता है? जब हम जमीन को नापने वाले होते हैं, जब आप इंची टेप वगैरह से नापते हैं, तो जैसे आप ऐसा महसूस कीजिए, जमीन तो एक्चुअल में ऐसा ही टेरेन होगा भाई, कहीं पे ऐसा होगा, कहीं पे ऐसे गड्ढे होंगे, ऐसा ही होगा। अब जब आप इसको इंची टेप से नापेंगे तो भैया इंची टेप क्या कहता है? ऐसा सीधे सीधे नापेगा, ठीक है ना। दिक्कतें आएंगी। इसलिए भैया किससे नापते? इससे नापते, ताकि अगर कहीं पे ज्यादा वो हो तो ऐसे ये बेंड हो जाए। जैसे मान लीजिए एक यहां तक आई, यहां से क्या होगी भाई? ऐसा बेंड हो गई। ये बेंड होने के बाद में यहां पर बेंड हो गई। ये आप समझ पा रहे होंगे, एक हुक लगा करके इस तरीके से लटक रहा है, ऐसा ऐसा ही घूम सकता है। और ऐसा होने के कारण क्या होता है भाई? तो यहां पे आ गई, फिर यहां से ऐसे नाप सकेंगे। यानी जैसा भी टेरेन हो, मतलब धरातल जैसी भी हो, उस तरीके से ये चेन क्या होती है भाई? लूज हो जाती है, उस तरीके से ये वहां पे फिट हो जाती है और हमको एक्यूरेट मेजरमेंट दे पाती है। तो इनकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हमने क्या यूज किया? लोहे के ऐसे चेन्स को इस्तेमाल में लाया। लेकिन क्या होता है भाई, ये लोहे की जो चेन है, इसका मैं हुक थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं। दूसरा इसमें से निकल के गया। अब भाई देखिए, एक ऐसा आया और दूसरा इसमें से ऐसा निकल के गया। अब दोनों की अगर आप बात करते हैं तो जरूरी नहीं है ना कि ये प्रॉपरली बिल्कुल फिक्स ऐसे लगे हो सकता है एक दूसरे के ऊपर ज्यादा ऐसा चढ़ जाए। जैसे आपने देखा होगा ना चेन, ठीक है, जो चेन होते हैं ऐसे, फिर इसके अंदर में एक पिरो दी जाती है, फिर इसके अंदर में एक पिरो दी जाती है। अब भाई हो सकता है कि अगला वाला चेन यहां पे चढ़ कर कैसे फंसा हो, तो भैया देखिए ना, इस वाले कड़ी की जो लंबाई है वो तो घट गई। अब ये जो बनी होती है, ये जो इस तरीके से लड़ी ये पूरी बनी हुई है, ये इसलिए बना दी जाती है ताकि लंबे दूरी के लिए जब हम लेंथ की बात करेंगे तो इनको ऐसा समेट करके रख सकते हैं। मतलब एक मुट्ठी में आ जाएंगे ये पूरे समेट के, और जब खोलेंगे तो पूरे चेन में बदल जाएंगे। तो मतलब बहुत लंबी दूरी मापा जा सकता है, कैरी करना इसको आसान था। लेकिन दिक्कत ये थी कि भैया ये एक दूसरे के ऊपर अगर ज्यादा चढ़ गए तो ये एरर गड़बड़ देंगे। लोहा है ये, तो ठंड के दिनों में सिकुड़ जाएगा और गर्मी के दिनों में फैल जाएगा, तो भी ये एरर देगा। अब मान के चलिए 20 कड़ी का है। कितने कड़ी का भाई? 20। अब अगर 20 कड़ी का है
मुझे नहीं पता कि 15वां कड़ी ऐसे चढ़ गया, तो भाई 15वां कड़ी क्या है, यादृच्छिक रैंडम एरर है ना। अगली बार जाके देखा तो 15वां कड़ी बिल्कुल ऐसा बराबर था, फ्रेम में था। उस समय पता चला 19वीं कड़ी ऐसी ऐसी हो गई है, बिल्कुल बाहर निकलने को। मतलब ये जो एरर आ रही है रैंडम है, ये मुझे नहीं पता कि ये एरर कब आया, किस डेटा में आया, कहां पे आया, कौन सी मेजरमेंट में आया, मुझे नहीं पता, रैंडमली आ रहा भाई। तो रैंडम एरर्स को रेक्टिफाई कर पाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अल्पतमांक त्रुटि की, ये हमारा लीस्ट काउंट एरर। तो ये लीस्ट काउंट वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा भाई कि हर एक स्केल की एक मिनिमम वैल्यू होती है, एक मिनिमम सेंसिबल वैल्यू होती है जिसको मेजर कर सकता है। तो इसमें भी कई बार को दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है ना। तो भाई इन सबको आइए चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि कैसे आ रही है इन सभी में एरर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे क्रमबद्ध की, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सिस्टमैटिक एरर की, ठीक है। तो सिस्टमैटिक एरर जैसा कि हमने आपको समझाया कि वे त्रुटियां जो किसी एक दिशा में धनात्मक या फिर ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है, क्रमबद्ध त्रुटियां कहलाती है। कैसी कहलाती है भाई, क्रमबद्ध त्रुटियां। क्यों कहलाती है, क्योंकि ये किसी एक डायरेक्शन में होगी, या तो पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव। जैसे हमने अभी क्या बात करी थी भाई कि हमारे पास में जो वैल्यू आ रही थी वो स्केल जो 2 से टूट गया था, हर बार वो 2 को माइनस करना पड़ रहा था। मतलब एक डायरेक्शन आपको पता था, जो मिल रहा है वो बढ़ के मिल रहा है, मुझे कम करना है। अगर किसी स्केल में हर बार मेजरमेंट ज्यादा आ रहा है तो आपको हर बार उसको क्या करना है, कम करना है। जैसे देखिए मान लीजिए एक ऐसा मीटर है, यहां पे 0 वैल्यू है, यहां पे उसका 1 है, यहां पर इसका 2 है, यहां पर इसका 3 है, यहां पर भी उसका 1 है, ये 2 है, यहां पर 3 है, और इसका जो निडल है वो इधर एरो किए हुए। मतलब इधर भी मेजर कर सकता है, इधर भी मेजर कर सकता है। मान लीजिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जो कि करंट के डायरेक्शन को शो कर पाता है। अभी जस्ट आप पिछली क्लास में पढ़ करके आए होंगे गैल्वेनोमीटर के, भैया करंट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकता है, मतलब क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, दोनों तरफ चलता है। अब देखिए इसका नॉर्मल पोजीशन क्या है इस सुई का, कि इसको 0 के बिल्कुल सिद्ध में होना चाहिए। कब, जब मैं इसको काम में नहीं ले रहा हूं। लेकिन इसमें आ गया गड़बड़ी, और ये जो है ये सुई नॉर्मल कंडीशन में यहां आके रुकने लगी। नॉर्मल कंडीशन पे किस पे आके रुक रही भाई, 1 पे। अब इसको माइनस में लिखिए, चलिए ये माइनस में आके रुकने लगी। मुझे कितना चाहिए भैया, मुझे चाहिए 0 पे। लेकिन अब अगर मुझे ये पता चल गया कि भैया ये कहां है, ये माइनस पे आ चुकी है। अब यहां से हुआ क्या कि इसने एक मेजरमेंट किया और चल करके गई कहां तक, 2 तक। कहां तक चल के गई है, 2 तक। तो आप समझाइए मुझे कि भैया ये कितना है मेजरमेंट, क्या इसका आंसर 2 है या फिर 2 + 1 है? क्योंकि देखिए 2 तो ये हुआ ही, ये इतना पीछे से भी तो चल के गया था, ये जोड़ना पड़ेगा, यानी कुल 3 यूनिट हुआ। कितने यूनिट हो गया भाई, 3 यूनिट हो गया, ठीक है। ऐसी दिक्कतें कब हो सकती हैं भाई, तो जैसे मैंने गैल्वेनोमीटर की बात किया, इसी तरीके से जो थर्मोमीटर होता है, जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हम बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल में लाते हैं, वहां पर भी एरर आ सकता है भाई। जो आपका जो पारा है थर्मोमीटर का, ये ऐसा थर्मोमीटर का जो पारा है नॉर्मल स्थिति में भैया वो 0 पे होना चाहिए, लेकिन वो 0 पर से नीचे आ गया या 0 पर से ऊपर आ गया। तो भैया जितना ऊपर या नीचे होगा इस स्केल के ऊपर, जब वो रीडिंग देगा तो वो एग्जैक्ट नहीं दे पा रहा होगा। अगर वो ये नीचे, ये है मेरा 0, इससे नीचे से शुरू हो रहा है, मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आप इसको ऐड करेंगे। और अगर ये यहां से ना शुरू होकर के यहां से शुरू हो रहा है, तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें से इतना सा माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यंत्रगत त्रुटियां, मतलब ये त्रुटियां मापक यंत्र की अपूर्ण अभिकल्पना, त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि आदि के कारण होता है। ये त्रुटि होने के क्या कारण है भाई, ये 0 प्रॉपरली नहीं बना। अब एक बात समझिए, ये जिस किसी ने भी बनाया थर्मोमीटर, उसने क्या किया, रुक रहा था 0, मतलब क्या, मरकरी जो नॉर्मल स्टेट में था वो यहां था, लेकिन उसने 0 किसको लिखा, उसने लिखा इसको 0, इसको 0 लिखा। रुक कहां रहा था भाई मरकरी, यहां पे आकर के आपका मरकरी रुक रहा, लेकिन लिखा किसको, यहां पे 0।
सारी स्केल यहां से आगे की तरफ उसने बढ़ा दी। तो मतलब इसने क्या किया, जो अंकन किया है इसके ऊपर, जो चीजें लिखी गई है, जो स्केल हमने ड्रॉ किया है, वो स्केल ही खराब कर दिया, उस स्केल में गड़बड़ी कर दी। आपकी जो सेंटीमीटर स्केल है, आपने देखा है कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 छोटी छोटी लाइनें बनी होती, वो मिलीमीटर है। अब उन 10 लाइनों के बीच की जो दूरियां है वो बराबर नहीं है, तो क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू दे पाएगी आपको? तो ऑब्वियसली नहीं दे पाएगी भाई, गड़बड़ी करेगी, क्योंकि उस सिस्टम में ही दिक्कत आ गया ना। आपने उसकी जो मार्किंग्स बनाई है वो मार्किंग्स गलत बनाई है तो वहां एरर आएगा। उदाहरण देखिए, किसी तापमापी का अंशांकन ठीक ना हुआ हो, परिणाम स्वरूप या एसटीपी पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस के स्थान पर 104 डिग्री सेल्सियस बताएगी। ठीक है, कितना बता रही है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस पे उसका क्वथनांक होना चाहिए, वो बता रही है 104। 100 डिग्री सेल्सियस में वो भाप में बदलना चाहिए, लेकिन ये रीडिंग के अकॉर्डिंगली बताने लगी 104। क्यों? क्योंकि शुरू होना चाहिए था यहां से, इसने रीडिंग शुरू कर दी यहां से। ठीक है, तो मतलब ऐसी गड़बड़ियां आती हैं, तो ये यंत्रगत त्रुटि है, ये यंत्र में ही हमारी जो मशीन है उसी के अंदर ये त्रुटि है। आगे बढ़ता हूं मैं। तो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, दक्षता कम होने के कारण है ये। कैसे भाई? जैसे देखिए, मानव शरीर का ताप ज्ञात करने के लिए यदि आप तापमापी के बगल में लगाकर ताप ज्ञात करेंगे तो यह ताप शरीर के वास्तविक ताप से सदैव ही कुछ कम आएगा। भैया जो थर्मोमीटर की जो निडल थी, कुछ टेम्परेचर तो वो खुद को ही गर्म करने में ले लेगा ना। मतलब कोई भी मशीनरी ऐसा नहीं होती है जिसको आपने, कोई भी यंत्र बेसिकली ऐसी नहीं है जिसको आप कुछ मेजर करने के लिए दें और वो पूरा का पूरा मेजरमेंट के रिजल्ट में आए, वो खुद इस्तेमाल ना करे। चलिए, क्या कह दिया भैया? इसका सिंप्लीफाइड लाइन लीजिए, और इसका सिंप्लीफाइड लाइन कहता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना सकते जो कि उसको ऊर्जा देंगे तो कुछ ऊर्जा खुद की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए खर्च ना करे। मतलब थर्मोमीटर लगाया, गर्म किया, भैया टेम्परेचर यहां पे दिखने वाला, जैसे इसको टेम्परेचर मिलेगा पहले इसका निडिल गर्म होगा। अब निडिल को गर्म करने में जो ऊर्जा मेरी खर्च हो गई, जितनी टेम्परेचर खर्च हो गई, वो आपको इस थर्मोमीटर के रीडिंग पे नहीं दिखने वाली है। क्यों नहीं दिखेगी भैया रीडिंग्स में? क्योंकि वो तो आपने इस निडिल को गर्म करने में खर्च कर दिया, तो आपकी जो एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर उससे कम ही आएगा यहां पर। ठीक है ना भाई? आपकी एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर जो भी है उससे क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर निडिल को गर्म करने में कुछ एनर्जी खर्च हो गई। प्रयोग के दौरान बाह्य परिस्थितियां जैसे ताप हुआ, दाब हुआ, वायु हुआ, वेग हुआ, आर्द्रता में नमी हुई, है ना, इनमें परिवर्तन करने से मापन में क्रमबद्ध त्रुटियां प्रस्तुत हो सकती हैं। ये सब लोग, जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये लोग भी क्रमबद्ध त्रुटियां कराते हैं। ठीक है ना? ये प्रायोगिक तौर पे ये सब फैक्टर्स काम में आते हैं। मतलब टेम्परेचर ज्यादा है तो कुछ ना कुछ नए चेंजेस मिलेंगे। ठीक है, प्रेशर ज्यादा है तो नए चेंजेस मिलेंगे। ये फिक्स है कि हर बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी टेम्परेचर पे तो उतना चेंज मिलेगा। इसीलिए इसको कहते हैं हम क्या? क्रमबद्ध। आगे बढ़ता हूं मैं। तो भाई अगला पॉइंट था हमारा क्या? व्यक्तिगत त्रुटि। तो व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या? पर्सनल एरर। हम जो करते हैं, जैसे क्या एरर भाई? तो हमने कहा था ना कि भैया जो स्केल होता है उस स्केल को अगर आप ऐसे टॉप व्यू से ऐसा देख करके डॉट्स प्लॉट करते हैं तो अलग आएगा। अगर कॉपी ऐसा रख के और ऐसे सीधे से ऐसा देखिए, आंखों के सीधे में लगा करके फिर उन डॉट्स को जाकर के देखिए, लाइन ड्रॉ कीजिए, हमेशा गलत बनेगा। ठीक है, तो भैया इसका मतलब है कि ये त्रुटियां प्रेक्षक के किसी पूर्वाग्रह, मतलब पहले से उसने एनालाइज कर लिया, कुछ अनुमान लगा के जैसे हम ड्रॉ कर देते ऐसा कर दिया, या फिर उपकरण के समंजन में कमी, आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसको प्रॉपरली एडजस्ट नहीं किया, तो या प्रेक्षण लेते समय प्रेक्षक द्वारा उचित सावधानियां ना बरतने आदि के कारण होता है। आपको भैया ऐसे स्लाइड करके देख रहे हैं तो भैया दिक्कत आएगी ना। आप पहले से ही सोचे कि ये दोनों लाइंस मिलेंगी, चलो हाथ से ऐसे मिलाते, तो कुछ ना कुछ एरर्स आएंगी। ठीक, जैसे एक उदाहरण के लिए हम बात करें तो प्रकाशीय मंच पर सुई की स्थिति को मापने के लिए क्या होता है कि ऑप्टिकल बेंच जो होती हैं वो इस तरीके की एक अरेंजमेंट है, एक टेबल होता है
जहां पर ऐसा एक रॉड लगी होती है, दोनों तरफ से ऐसा स्टैंड होता है जिसपे रॉड कसी हुई है। इस रॉड के ऊपर क्या होता है भाई, तो देखिए यहां पर एक ऐसा नुकीला पार्ट, ऐसा एक नुकीला भाग एक स्टैंड के सहारे कसते हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं बनाता हूं एक स्टैंड, यहां पर एक स्टैंड है और इस स्टैंड के ऊपर क्या कसा हुआ भाई, तो एक नुकीला भाग यहां पर ऐसा कसा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही यहां पर लगी हुई है एक लेंस, यहां पर क्या होगी भाई, एक होगी लेंस, इसको भी एक स्टैंड पे कसते हैं कुछ इस प्रकार से, एक स्टैंड पे लेंस को कस दिया। अब यहां पे क्या होता है भाई, तो यहां पर हम एक फिर से स्टैंड लगाते हैं और यहां पे हम अपनी आंखें रखते हैं, जिसके कारण इसकी इमेज हमको देखने को मिलती है, ठीक है। एक यहां भी लगाएंगे भाई, एक स्टैंड पे इसको भी लगाएंगे, इसकी इमेज मुझे पीछे की तरफ इसमें देखने को मिलती है। लेकिन अपनी आंखें अब यहां ना लगा करके आप अन्यत्र कहीं लगाइए, मतलब आंखें यहां पे लगाया के देखिए कोई, तो क्या इसकी एग्जैक्ट इमेज दिखेगी? नहीं, पैरेलैक्स हो जाएगा, ये इसकी इमेज इधर कहीं पे दिखनी शुरू हो जाएगी, जबकि दिखनी कहां चाहिए थी, बिल्कुल इसी लाइन में दिखनी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं दिख रही है। जैसे मैं सिंपली बात करता हूं, जैसे आपने दूरबीन देखा होगा, अब दूरबीन को आपने पूरा एडजस्ट किया लेकिन उसके लाइन में नहीं आएंगे तब तक आपको थोड़ी दिखेगा। मतलब ये क्या है भाई, ये व्यक्तिगत त्रुटि है, ठीक है ना। जैसे प्रकाशिकीय मंच की सुई की स्थिति का पैमाने पर, ये अल्टीमेटली ये जो रॉड लगा है ये स्केल होता है, इसमें बना हुआ होता है स्केल, ठीक है। पाठ्यांक लेते समय यदि आप स्वभाव के कारण अपना सिर सदैव ही सही स्थिति से थोड़ा दाईं ओर रखेंगे तो पाठन में लंबन के कारण त्रुटि आ जाएगी। लंबन मतलब वही पैरेलैक्स के कारण त्रुटि आ जाएगी। आप क्या करें, हल्का सा साइड रख करके देख रहे हैं तो भैया दिक्कत आएगी। ये हमारी क्या है, ये हमारी व्यक्तिगत त्रुटि है, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर ली जाए, यादृच्छिक त्रुटि और रैंडम त्रुटियों की बात करते हैं। ये जो त्रुटि है इसमें होता क्या है भाई, हमें नहीं पता कि कौन सी एरर आई है, मतलब किस डेटा में एरर आई है, ठीक है ना। जैसे सिस्टमैटिक एरर में हमको पता था कि भाई ये एरर आई है, मैंने उसको करेक्ट कर लिया, ठीक है, या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा, हमने उसको करेक्ट कर लिया, रेक्टिफाई कर लिया। बट यहां पर जो आता है रैंडम एरर के अंदर में जो आएगा, यादृच्छिक में जो आएगा, मुझे नहीं पता किस डेटा में एरर है, कभी भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, किसी भी नंबर की एरर आ सकती है। जैसे आपको एक बात समझाऊं सिंपली, आप एक लेंथ लीजिए और उस लेंथ को बार बार मेजर कीजिए, हर बार उसका जो लेंथ का मेजरमेंट आएगा वो अलग अलग आएगा, ठीक है ना। जितनी बार उस लेंथ का मेजरमेंट करेंगे हर बार उसकी मेजरमेंट कैसी आएगी, अलग अलग आएगी। अलग अलग मेजरमेंट आने का मतलब समझ में आता है कि भैया ये अनियमित है, ये रैंडम एरर है, ठीक है ना। देखिए, मापन में अनियमित रूप से होने वाली त्रुटियों को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं और इसलिए यह चिन्ह और परिमाण में भी यादृच्छिक है। मतलब जो चिन्ह होगा, जो उसका परिमाण होगा, जो वैल्यू आएगी, जो उसके साइन आएंगे, वो भी चेंज होते रहेंगे। क्यों होता है भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक ही प्रेक्षण को बार बार दोहराए तो संभव है कि हर बार उसका पाठ्यांक भिन्न आए। हर बार दोहराएंगे तो उसका पाठ्यांक क्या होगा भाई, अलग अलग आएगा। पहली बार मेजर करेंगे कुछ और आएगा, अगली बार मेजर करें उसी के पास आए कुछ और आएगा। थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, लेकिन होंगे जरूर वेरिएशंस, ठीक है। ये जो त्रुटि हो जाती है यादृच्छिक, ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है भाई। इसका एरर निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है, जब मुझे पता ही नहीं क्या गलती है कैसे निकालूंगा, ठीक है। तो चलिए भाई इसकी भी बात करेंगे हम। उसके पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो तीसरी त्रुटि थी अल्पतमांक, इसकी, फिर हम आएंगे यादृच्छिक त्रुटियों को कैसे रेक्टिफाई करेंगे, ठीक है ना। एक ऑर्डर में चल रहे हैं, उस ऑर्डर को हम फॉलो करते हैं भाई कि हम पहले तीनों एरर्स को देख ले। तो अल्पतमांक त्रुटि, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम कौन सी वैल्यू मेजर कर सकता है। भाई एक बात समझिए, ये आपका सेंटीमीटर स्केल है, 10 सेंटीमीटर का स्केल है। इस स्केल की मैक्सिमम मेजरमेंट तो भैया जो मर्जी पड़ा है आप करते रहिए, लेकिन न्यूनतम क्या मेजर करेगा, तो न्यूनतम ये मेजर कर सकता है ये वाली डिस्टेंस ही है। अब आप कहेंगे ये तो हमें समझ में भी नहीं आ पा रहा है क्या है ये, तो ये मैं कह रहा हूं कि भैया ये सबसे न्यूनतम, मतलब ये इतनी सी जो डिस्टेंस है यही मेजर कर पाएगा, इसके अलावा वो कुछ भी मेजर नहीं कर सकता है। मतलब वह मान जो सबसे कम मेजर हो सकती है किसी स्केल से, वही कहलाती है उसकी लीस्ट काउंट।
जैसे आपकी घड़ी में सबसे छोटा क्या मेजर कर सकते हैं भाई? जैसे जो ये एनालॉग वॉच है, इसमें आप क्या मेजर कर सकते हैं? तो सबसे छोटा 1 सेकेंड मेजर हो सकता है, ठीक है ना? 1 सेकेंड से छोटा कुछ मेजर करने को मैं कहूं कि आधा सेकेंड का मान बता दीजिए, तो आप नहीं बता सकते। लेकिन वो डिजिटल क्लॉक जो स्टॉप वॉच वाली होती है, जिसमें आपने देखा आपके सेकेंड और सेकेंड के बाजू में ऐसा, आपने स्टॉप वॉच भाई आपने अपने फोन में बिल्कुल चलाया होगा, डॉट ऐसा कुछ चल रहा होता है। ये वाला इतना तेज चल रहा होता है, यहां पे 0 1 2 3 4, और ये कितना चल रहा होता है भाई 1 से लेकर 100 तक, इतना तेज चलता है कि हम पढ़ नहीं पाते कि यहां पे क्या क्या डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है? स्टॉप वॉच सबने चलाया होगा भाई अपने फोन में, अगर नहीं चलाया तो अभी भी चला करके आप देख सकते हैं। तो भैया ये क्या कर रहा है? ये 1 सेकेंड को भी 100 भागों में बांट देता है। 1 सेकेंड को भी कितने भागों में बांट दिया भाई? 100 भागों में और बांट दिया। लेकिन वो स्टॉप वॉच मिनिमम मेजर कर सकता है 1 सेकेंड का 100वां हिस्सा। बट हम यहां बात करते हैं, हम अगर सेंटीमीटर स्केल की हम अगर बात करते हैं, तो ये भैया सबसे छोटा जो मेजर कर सकता है वो है 1 मिलीमीटर का। मतलब किसी भी स्केल का वह मान जो सबसे न्यूनतम मेजर हो सकता है शुद्धतापूर्ण, उसको कहते हैं हम क्या? उसको कहते हैं हम लीस्ट काउंट, ठीक? मतलब ऐसा है कि अगर इस स्केल की ही बात करूंगा, तो इस स्केल में जब मुझे निकालना हो लीस्ट काउंट, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है भाई। अगर आपको निकालना है क्या? अल्पतमांक, तो इसके लिए फॉर्मूला है 1 भाग, क्या भाई? 1 भाग, कोई सा भी 1 भाग जो आपको मर्जी कराए। अब 1 भाग का मतलब क्या? जो स्केल पर लिखा हो। क्या लिखा है? यहां 0 लिखा है, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सा भी 1 भाग ले लीजिए। चलिए मैं ये लेता हूं 6 से 7, ये कितना भाग होगा भाई? 1 भाग है ना। अपॉन में कुल विभाजन, क्या लिख रहा हूं मैं? अपॉन में कुल विभाजन, यह है इसका फॉर्मूला। मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे आपको सेंटीमीटर स्केल का अल्पतमांक निकालना है, मैं शॉर्ट में लिख लूं क्या? एलसी, लीस्ट काउंट। किसका? सेंटीमीटर स्केल का। तो 1 भाग, 1 भाग मतलब मैं कह दे रहा हूं भैया ये हो गया 1, अपॉन कुल विभाजन। आप ये 6 से 7 के बीच की लाइनें गिनिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भाग में विभाजित है भैया? तो ये कुल 10 भाग में विभाजित है। तो 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। क्या है भाई आपका रिजल्ट? 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना? मतलब एक बात समझ में आती है, सिर्फ यहीं पे नहीं, आप यहां पर भी लेते 0 से ये 1 के बीच में, आप ये लाइनों को गिनेंगे कितने खंड है, तो लाइनें 9 खींची गई होंगी, लेकिन भाग कितना होगा? 10। लाइनें 9 ही दिखेंगे आपको, लेकिन ये भाग जो है खाली जगह, इन खाली जगहों को गिनेंगे तो कुल कितने खाली जगह आएंगे? तो ये कुल 10 खाली जगह इनके बीच में मिलेगी। यानी कुल 0 से 1 के बीच को 10 टुकड़ों में बांट दिया है। यानी ये सबसे छोटा जो मेजर कर सकता है, जो इसका लीस्ट काउंट है, ये है 0.1 सेंटीमीटर। या इसी चीज को अगर मिलीमीटर में लिखते हैं तो ये है 1 मिलीमीटर, ठीक है? स्केल बदल दिया, लेकिन हम कायदे से स्केल नहीं बदलते लीस्ट काउंट लिखते समय। हम भाई स्केल नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे ही पढ़ते हैं 1 mm। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा हुआ है। होता क्या है यहां पे? यहां मुझे अगर निकालना होता है किसी का मापन, तो मापन का भी मैं सूत्र लिखवाता हूं भैया, ये भी लिखेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो चीज मैं अभी बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल्स में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो यूं कहूं कि ये जो अल्पतमांक है ना, अगर आप ये साइंस स्ट्रीम में आ ही चुके हैं, तो ये इस साल नहीं, आगे आने वाले जितने एग्जामिनेशन होंगे ना, जितने भी प्रैक्टिकल्स के वायवा होंगे ना, उसमें अल्पतमांक जरूर पूछते हैं, लीस्ट काउंट जरूर पूछते हैं। मैं तो आपको ऐसा भी बताऊं, हमारे टाइम पे, मतलब हमारे समय में तो भैया, हमारे इंजीनियरिंग तक, इंजीनियरिंग के बाद में तक जितने भी एग्जामिनर्स आए बाहर से लेने के लिए भैया, क्या जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, उनने किसी ना किसी बैच के साथ में ये तो पक्का पूछा। तो मैं किसी सुनी सुनाई बात पे नहीं बोल रहा हूं भाई, मैं ओपनली बोल रहा हूं कि ये जरूर पूछते आते भैया लीस्ट काउंट बता दो। और सबसे मजेदार, हम वहां तक कुछ ना कुछ वो ढूंढ ही लेते हैं, कुछ ना कुछ लोग ऐसे उनको मिल ही जाते हैं जिनको लिस्ट काउंट नहीं पता होता, फिर उनको ही लेते हैं और सबको लपेट देते हैं, भैया कुछ नहीं बनता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऑल एंड ऑल
बहुत कुछ। लेकिन मुद्दा क्या है भाई, अल्पतमांक भाई तब तक याद में नहीं रहता। तो आप याद रखिए अल्पतमांक का मतलब, लीस्ट काउंट का मतलब मिनिमम वैल्यू टू बी मेजर्ड बाय द स्केल डायरेक्टली। सीधे सीधे इस स्केल से आप जो सबसे छोटी वैल्यू मेजर कर सकते हैं, तो सबसे छोटी वैल्यू आप 0.1 मेजर कर सकते हैं। आपको अगर मापन लिखना है किसी का मापन, तो आपको लिखना होता है मेन स्केल, ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं हिंदी में लिख लेता हूं भाई, क्या भाई, मुख्य पाठ्यांक प्लस विभाजन इनटू अल्पतमांक। अब कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं भाई, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया, और हमने इस स्केल से तो खूब सारे कैलकुलेशन लिखे हैं, है ना। 10th पास होकर के आ रहे हैं भाई, जुगाड़ से थोड़ी आए 10th पास होने। तो भैया 10th पास में कोई जुगाड़ नहीं लगा था, बिल्कुल 10th पढ़ के पास होकर के आ रहे हैं। बट मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू है ना, ये 0.1 होने के कारण आपको दिक्कत नहीं हुई थी क्या। तो देखिए एक लाइन है, यहां से शुरू होती है और यहां पे जाके रुक गई। मैंने कहीं पे भी अपना पेन रोक दिया भाई, मुझे नहीं पता कहां रोका मैंने। तो मैंने कहा इसका पाठ्यांक कैसे लिखते हैं, तो आप लिखते हैं मुख्य पाठ्यांक। मुख्य पाठ्यांक मतलब इस लाइन ने अभी जिसको जस्ट क्रॉस किया है, तो इस लाइन ने 4 को क्रॉस किया है लेकिन 5 से पहले है। 4 को क्रॉस कर दिया, 5 को पहले। आप कहेंगे नहीं मैं तो इसको मानूंगा, तो भैया ये आपका डायरेक्ट मेजर होता है क्या, ये नहीं होता। आपके स्केल पे 4 डायरेक्टली लिखा है, तो मुख्य पाठ्यांक कितना हो गया, 4 प्लस ब्रैकेट ऑन, क्या लिखा मैंने, विभाजन। विभाजन मतलब गिनिए जरा, ये कितने भाग, 1 2 3 4 5 6, कितने भाग भाई, 6 भाग। तो विभाजन के जगह पे मैंने लिख दिया 6 गुणे लीस्ट काउंट इसका कितना है था, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 मतलब 4 प्लस 0.6 अर्थात 4.6 सेंटीमीटर, यही तो निकालते थे ना। अब इसका लीस्ट काउंट 0.1 था, लीस्ट काउंट इसका 0.1 था, तो आप सीधे गिन लेते थे। 4 के बाद ये आया तो 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड 5। 0.1 था तो कोई लफड़ा नहीं हुआ। लेकिन आप इस फॉर्मूले को, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, हम जस्ट अभी बात करने जा रहे हैं जहां पे मैं स्केल बदलने वाला हूं। मैं स्केल बदलूंगा, मुझे दिक्कत आने लगी है किसकी, कि भाई ये 0.1, देखिए 0.1 सेंटीमीटर यानी 1 मिलीमीटर तो मुझे चलेगा, मुझे चाहिए भैया हाफ मिलीमीटर, मतलब मैं निकालना चाहता हूं 0.5 मिलीमीटर। ये क्या स्केल बता पाएगा क्या, तो आप कहेंगे नहीं। 0.5 मिलीमीटर का मतलब अगर मैं इसको जूम करूं तो ये 2 छोटी लाइनों के बीच की कोई जगह, क्या बोलूं, इसको मैं ऐसा जूम करूं तो 2 जो छोटी लाइनें बनी है, 2 जो मिलीमीटर की बनी है लाइनें, उनके बीच में कोई लाइन आकर के अटक गई, उसका मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, मुझे और छोटा करना है इस स्केल को। तो हम इस्तेमाल करते हैं कुछ नए स्केल्स, कुछ नए अरेंजमेंट्स। जरा हम बात कर लेते हैं इसकी एक बात। तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापा जा सकने वाला छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। यही तो बात कर रहे हैं हम। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए सभी पाठ्यांक या मापित मान उसके अल्पतमांक तक ही सही होते हैं। आप इससे कुछ भी मेजर करके ले आइए, ठीक है ना। आप इससे एक मेजरमेंट लिखिए, आप लिखिए कि मैंने इससे मेजरमेंट किया 4.66, मैं कह दूंगा ना भैया ये गलत है, क्योंकि ये स्केल 4 के बाद में एक ही दशमलव तक सिर्फ सॉल्व कर सकता है। ये दूसरा जो 6 ले आया ये नहीं हो सकता। चलिए 6 ना लिखते हुए कुछ और लिखता हूं ताकि कंफ्यूजन हो, 7 लिख देता हूं। तो ये 6 7 ये वाला डिजिट ये कैलकुलेट करने में सक्षम नहीं है, तो मतलब इसका सबसे मिनिमम लिस्ट काउंट 0.1 है, यानी 0.1 के ही मल्टीपल में ये मिनिमम मेजर कर सकता है। उसके बाद अगर लिख रहे हो तो वो गलत है भाई, नहीं कर सकता है। अल्पतमांक त्रुटि एक ऐसी त्रुटि होती है जो मापक यंत्र के विभेदन से संबंधित होती है, ठीक है। ये एक ऐसी त्रुटि है जो मापक यंत्र के जो विभेदन मतलब जितने विभाजन है उससे संबंधित है, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट रखा है। हम थोड़े से एग्जांपल्स पे चलते हैं, हम इसका स्केल चेंज करते हैं और स्केल चेंज करने के बाद समझते हैं कि ये कैसे यहां पे कैलकुलेट करेंगे इसके लीस्ट काउंट को।
तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब हमें और छोटे मान चाहिए, मतलब मुझे अल्पतमांक जो आपने देखा अभी हमारी जो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल थी वहां पर कितना था भाई, मिनिमम 1 मिलीमीटर हम मेजर कर पा रहे थे। 1 मिलीमीटर से छोटा मेजरमेंट नहीं हो पा रहा था। मुझे क्या मेजर करना है, और छोटे मान को मेजर करना है। मतलब मुझे ये चाहिए कि जो ये मेरा दिख रहा है, ये जो एक दो छोटी लाइनों के बीच की जो दूरी आपको दिख रही है 1 मिलीमीटर, ये दो छोटी लाइनों के बीच की जो दूरी दिख रही है 1 मिलीमीटर, इसको मैंने वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से 10 भागों में विभाजित कर दिया। आप सोच रहे होंगे इतनी छोटी सी दूरी और 10 भाग में कैसे विभाजित होगी, यहां तो मुझे एक लाइन खींचने की जगह नहीं है, 10 कैसे खींचेंगे भाई। तो इसीलिए तो एक नया apparatus लाया वर्नियर कैलिपर्स, जिसमें हमने इसको 10 भागों में विभाजित कर दिया। साथ ही साथ हम क्या लेकर के आए भाई, तो हम इसके साथ ही लेकर के आए एक गोलाई मापी, ठीक है। उसने क्या किया, तो सिर्फ 10 नहीं, उसने 100 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है ना, उतनी छोटी सी डिस्टेंस, उसको भी 100 भाग में विभाजित कर दिया। आप सोचिए अब कितना ज्यादा एक्यूरेट मान निकाल सकेंगे। यह है गोलाई मापी, ठीक है। स्फेरोमीटर यह है, इसमें होता क्या है भाई, तो 3 टांगे हैं इसकी और बीच में एक ऐसा स्क्रू लगा होता है। इसमें अगर कोई गोली सी चीज रख दें और स्क्रू को बराबर कर देते तो इसके चारों मतलब तीनों लेग्स उसमें प्रॉपरली एडजस्ट हो जाते हैं। और यहां पर 2 स्केल है, ये कहलाती है मेन स्केल, ये इसकी मेन स्केल, और ये कहलाती है इसकी वर्नियर स्केल। ये जो होगी, ये जो होती है ये हमारी सर्कुलर स्केल, वृत्तीय स्केल। उसी तरीके से हमारे पास में ये है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या है भाई, तो ये भी एक तरीके से मापन के लिए ही है। और इसमें क्या किया था, तो 1 मिलीमीटर को 10 बराबर भागों में बांट दिया था। ये दोनों काय के काम में आते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पास 2 जॉ होते हैं, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। इनके नीचे वाले जॉ की अगर हम बात करते हैं, कुछ ऐसे बने हैं, ऐसे होते इसके जॉ। ऐसा कुछ। तो ये क्या काम करते हैं भाई, तो यहां पे अगर कोई गोला, एक गोला यहां पे फंसा दिया, इस गोले का मुझे पता करना है व्यास, ठीक है ना। ये जैसे आप देख पा रहे होंगे यहां पे एक गोला है, इस गोले का क्या पता करना है भाई, इस गोले का व्यास पता करना है। तो इस गोले का व्यास बताने में सक्षम है। सिर्फ और सिर्फ व्यास ही नहीं बता सकता गोले का, मतलब बाह्य भाग का ही नहीं, इंटरनल भी। जैसे आपका पेन की जो ढक्कन है, आपके पेन की जो ढक्कन है, पेन के ढक्कन के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है कि वो कितना चौड़ा है, तो आप यहां पे उस पेन के ढक्कन को ऐसा फंसा सकते हैं। ये ऊपर भी एक जॉ होता है, ऊपर वाला जॉ क्या करता है भाई, अंदर के डायमीटर को बता पाता है, और नीचे जो जॉ लगा हुआ है वो किसको बता पाता है, तो आउटर साइड के डायमीटर को बता पाता है। अब चलता कैसे, काम कैसे करता है, हम उसकी बात कर ले। तो यहां पर 2 स्केल आपको दिख रहे हैं, एक ये जो नीचे दिख रहा है ये हमारा मेन स्केल, और ऊपर वाला ये है एक स्लाइडर। ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्लाइड कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, मैं इसको कलर कर देता हूं, ये जो कलर्ड वाला जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या हो सकता है भाई, तो ये वाला भाग आपका स्लाइड हो सकता है। और इसके बीचों बीच एक बनी है ऐसी विंडो, यहां पे क्या है, एक विंडो। इस विंडो में हमको दिखाई पड़ रहा होता है मेन स्केल, ठीक है। इसको हम स्लाइड करते हैं आगे पीछे, और स्लाइड करके हम पता कर पाते हैं कि भैया इसमें जो स्केल में जो वैल्यू आ रही है वो कितनी रीडिंग निकाल रहा है। तो इसने क्या किया हुआ है यहां पर, अगर इसमें बात करता हूं मैं, तो इसके लिए जब निकालेंगे आप अल्पतमांक मतलब लीस्ट काउंट, तो वही होगा 1 भाग बटा में कुल विभाजन। तो समझिए यहां पर जो 1 भाग था, 1 भाग किसका भाई, तो ये वाला 1 भाग, ये एक जो मिलीमीटर का था वो, मतलब मैं पहले तो मिलीमीटर में लिख लेता हूं, फिर सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगा, क्योंकि स्केल किस में है, सेंटीमीटर में।
तो 1 भाग अपॉन में इसने कितने भागों में बदला था, तो इसमें 10 लाइनें, यहां से देखिए 0 से यहां पे आकर के ये 5 हो गई, यहां पर आकर के 10 हो गई, यानी ये 10 लाइनों में, यानी 1 मिलीमीटर को 10 भाग में विभाजित किया, तो 1/10 यानी ये 0.1 मिलीमीटर। जब इस मिलीमीटर से मैं चेंज करूंगा सेंटीमीटर में, तो 1 दशमलव के बाद 0 और लगा देता हूं, यह हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अब इससे जो कैलकुलेशन निकलेगा वो निकल सकता है, जैसे अभी हमने बात करी थी पीछे कि भाई 4.67, 2 डिजिट्स तक निकल जाएंगे ना। देखिए ये इसने क्या किया, इसने एक्यूरेसी बढ़ा दी, दशमलव के बाद 2 डिजिट्स तक मान निकाल सकते हैं। क्या भाई 4.67। ऐसे ही अगर आपको बात करनी है भाई 2 डिजिट तक में, तो 2 डिजिट तक मान लीजिए 8.79, ये निकाल सकता है। जबकि नॉर्मल स्केल सिर्फ और सिर्फ 4.6 निकाल सकता है, 8.79 की जगह वो सिर्फ और सिर्फ 8.7 निकाल सकता है। अब मुझे चाहिए था, नहीं यार ये डेसिमल के बाद मुझे 2 नहीं, मुझे 3 डिजिट चाहिए। मतलब मैं अब चाहता हूं कि मैं निकालूं 4.679, या अगर 8 वाले की बात करूं तो 8.792, कुछ भी। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इसमें इतना सा है कि दशमलव के बाद अब मैं चाहता हूं कि 3 डिजिट तक वैल्यू निकाल सकूं, मतलब मैं इसको और प्रिसाइज करूं और इसकी एक्यूरेसी की तरफ बढ़ूं। तो यहां पर इसी तरीके से जो यहां पे काम किया था वैसे ही यहां पे काम करेंगे। यहां ये लगी है मेन स्केल, और यहां पर ये गोल एक वृत्ताकार प्लेट में ये जो पूरे विभाजन ये जो आपको दिख रहे हैं, ये 0 से लेकर के 100 तक के हैं, यानी ये 100 विभाजन है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो स्क्रू इसको अगर इंडिकेट कर रही है यहां से यहां आने में, मतलब एक स्क्रू ऊपर से नीचे जाने में ये पूरी प्लेट एक बार घूम जाएगी। मतलब ये समझिए मेन स्केल पर दोनों में वही लागू हो रहा है। इसमें थोड़ा समझना आसान है स्क्रू में, इसलिए इसमें समझा रहा हूं। मेन स्केल पर आप चलते हैं 1 भाग, तो जो आपका वृत्तीय स्केल है, जो आपकी वृत्तीय स्केल है वो कितने भाग चल जाती है भाई, तो उसका 100 भाग पूरा हो जाता है। ये एक बार पूरा घूमेगा तब जाकर के ये प्लेट 1 पॉइंट नीचे आएगी या 1 पॉइंट ऊपर जाएगी, लेकिन ये पूरा घूमने में कितने पॉइंट चल गया भाई, तो ये पूरा घूमने में 100 पॉइंट चल गया। तो मतलब अब आपने क्या किया, तो 1 भाग को 100 भाग में विभाजित कर दिया। यानी फिर से अगर मैं इसमें लिखना चाहूं, क्या लिखना है भाई, तो मैं लिखता हूं लीस्ट काउंट, तो वही होता है 1 भाग बटा में कुल विभाजन। किसका कुल विभाजन, उस 1 भाग का कुल विभाजन, ठीक है ना। यानी कि पूरे गिनते बैठ गए, नहीं ये 1 भाग जो उसका कुल विभाजन। तो मुझे पता चला 1 बटा में 100। अच्छा ये भी किसका है भाई, तो ये भी मिलीमीटर का है, ठीक है ना। ये भी किसका है, ये भी मिलीमीटर का है। ये मिलीमीटर में ये 1 मिलीमीटर था जिसका 100 विभाजन किया है, तो ये कितना गया 0.01 mm। इसमें से चल के चलिए अब सेंटीमीटर में, तो 0.001 सेंटीमीटर। कितना गया, दशमलव के बाद देखिए 2 डिजिट आ गया। तो जो मैं अभी थोड़ी देर बात कर रहा था कि 3 डिजिट भाई, दशमलव के बाद जैसे नॉर्मल स्केल का कितना था लीस्ट काउंट, तो नॉर्मल स्केल का लीस्ट काउंट था 0.1। अतः ये एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूं तो ये सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए 8.7 इसी 1 डिजिट तक ही कैलकुलेट करेगा। अगर हम बात करते हैं वर्नियर स्केल की, तो वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट था वो था भाई 0.01 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकाल सकता है, तो 8 पॉइंट मान लीजिए 76, 2 डिजिट तक। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं किसकी भाई, तो ये हमारा स्फेरोमीटर, ठीक है, वृत्तीय की अगर हम बात करें, ठीक, वृत्तीय स्केल में, तो वृत्तीय स्केल में इसका जो लीस्ट काउंट है वो हो गया 0.001, अर्थात ये 8.6763, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू निकाल सकता है। ये तीनों में अगर आप देखें तो ये क्यों ऐसा हो पा रहा है, तो आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि यहां पे लीस्ट काउंट को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ये लीस्ट काउंट देखिए, डेसिमल के बाद 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 2, डेसिमल के बाद 3। जितना ज्यादा डेसिमल के बाद नंबर्स निकालेंगे उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा,
उतना ज्यादा सत्यता के करीब होगा। तो मतलब यहां पे ये डेसिमल्स बना करके जो हम देख रहे हैं इसके आगे आगे के पॉइंट्स, मतलब इसका विभाजन 100 में किया, यहां पे 10 में किया, ये विभाजन अल्टीमेटली क्या कर रहा है भाई, तो हमारे मान को और ज्यादा शुद्ध कर रहा है। क्या कर रहा है, हमारे मान को और ज्यादा शुद्ध कर रहा है। तो मतलब अल्पतमांक अगर हमें कहीं पे निकालना हो तो इसके जरिए निकाल सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि आती है, कैसी त्रुटि भाई, कि अगर जैसे हमने नॉर्मल स्केल में देखा तो ये है 1 मिलीमीटर, ये है दूसरा मिलीमीटर, मतलब और ये बीचों बीच एक पॉइंट आकर के रुक गई, इसका मेजरमेंट क्या बोलूं, ये 1 है और ये 2 मिलीमीटर, तो इसको क्या कहूं, ये अगर इसके करीब है तो आप कहोगे कि नहीं यार ये 2 लिख लो, इसके करीब है तो इसको 1 लिख लो। नहीं, इसका एग्जैक्ट मान निकालने के लिए तरकीब अपनाई क्या, तो हमने अपनाई वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के जरिए इसकी तकनीक को हमने समझा। और इसी तरीके से हम आगे स्फेरोमीटर, तो भैया इसने कहा कि नहीं सिर्फ 2 डिजिट मत चलिए, आप 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं स्फेरोमीटर से। ठीक है, गोलाई मापी से आप 3 डिजिट तक निकाल सकते हैं। कैसे निकाला लिस्ट काउंट, ये मैंने आपको सिखा दिया। चलिए, तो यहां तक मैं आपको कुछ बातें समझ में आई हैं, आपने कुछ बातें सीख ली हैं कि भाई ये कैसे चल रहा है। तो मैं एक स्केल लेता हूं, जनरली मेरी मर्जी का ये स्केल है। मेरी मर्जी का स्केल का मतलब है कि मैंने एक स्केल अपनी मन से डिसाइड किया, डिजाइन किया। मैं इसमें आपको लीस्ट काउंट सिखाता हूं फिर से, क्योंकि मापांक कैसे आप लेंगे, किस तरीके से चलेगा, तो एक सिंपल नंबर के साथ में सीखते हैं। यह है मेरा पहला नंबर, लिखा हुआ है 0। यह अगला नंबर जो लिखा हुआ है 2, यह अगला नंबर जो लिखा है 4, यह अगला नंबर है मेरे पास 6, और यहां पर अगला नंबर है 8, और यहां पर हो गया मेरा क्या, 10। ठीक है, इसके बीच में यहां से यहां तक 0 से 2 तक में ऐसी 10 लाइनें खींची हुई हैं। कितनी लाइनें भाई, 10 लाइनें। मतलब 0 से 2 के बीच का कुल विभाजन, ठीक है, कितना है, तो इसके बीच के कुल विभाजन मैं कह देता हूं 10 है। यहां 10 लाइनें पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत छोटी होती चली जाएंगी। आप सब मान लीजिए कि यहां से यहां तक मैं छोटी छोटी 10 लाइनें खींची गई। तो अभी इसके लिए कैसे काम करेंगे भाई, तो आप इसका लीस्ट काउंट निकालेंगे। लीस्ट काउंट क्या होगा, 1 भाग बटा में कुल विभाजन। अर्थात अगर मैं इसमें बात करना चाहूं, 1 भाग क्या है, 0 के बाद पहला भाग क्या आ रहा है, 2, तो 1 भाग क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा 2। अब से पहले आपको जो दिख रहा था वो 1 में ही बदल रहा था, तो दिक्कत नहीं होती। इसका 1 भाग 2 है, और बीच में कितने विभाजन है भाई, तो 10 विभाजन है। आप कहीं पे भी 1 भाग लीजिए, आप 4 से 6 के बीच में लीजिए, 1 भाग कितने का, 2 का, और इनके बीच की लाइनें मैंने लिखी है कि 10 है, तो मान लीजिए कि भैया इसके छोटे छोटे कितनी लाइनें, 10 लाइनें खींची है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ गया, 0.2। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं, ये किसी यूनिट में भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो मर्जी पड़ा है। मैं तो ऐसे ही एक स्केल बना रहा हूं सिर्फ नंबर सिखाने के लिए, तो मैं लिख लेता हूं इसकी जो है ये कितना हो गया भैया, 0.2 यूनिट, 0.2 यूनिट। अब अगर एक स्केल है, ठीक है, अब इस स्केल में मान लीजिए मेरा ये जो रीडिंग है वो रीडिंग यहां पर आ रही है, ये बिल्कुल कहीं पे यहीं पे बीचों बीच है, मतलब ये 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच है। रीडिंग जो आ रही है वो कहां है, 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच। तो 2 और 4 के बीचों बीच आ रही है, तो मैंने अभी आपको समझाया कि मापन बराबर होता है मुख्य स्केल या मुख्य पाठ्यांक प्लस विभाजन, जो भी विभाजन हुआ है, गुणा लीस्ट काउंट। तो देखिए मुख्य पाठ्यांक का मतलब क्या, जिसको अभी इसने क्रॉस करके आगे बढ़ा है। तो किसको क्रॉस करके आगे बढ़ा, 2 को क्रॉस करके आगे बढ़ा ना। स्केल पर लिखा हुआ होना चाहिए, आप ये गिनेंगे नहीं, 2 को क्रॉस करके जस्ट आगे गया है और 4 तक अभी पहुंचा नहीं है। तो मुख्य पाठ्यांक हो गया भैया इसका 2, प्लस विभाजन। कितने विभाजन की बात करूं, मैं कह रहा हूं ये बीचों बीच है, बीचों बीच है मतलब ये 5वां विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है भाई, ये 5वां विभाजन है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 5 गुणे लीस्ट काउंट कितनी है भाई, तो 0.2, 0.2। तो 2 प्लस ये 5 दूना कितना हो जाएगा भाई, 10, यानी 1.0, यानी कितना आंसर है, 3। अब बताइए 2 और 4 के बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन होगी, तो ये पॉइंट किसको निर्देशित करेगा, ये पॉइंट 3 को ही तो निर्देशित कर रहा होगा। देखिए मापन आ गया।
अब इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते थे ना कि 2 के बाद अगर एक लाइन चले तो आप कहते कि 2.1 हो गया, 2 के बाद 2 लाइन चले तो 2.2 हो गया। तो भाई ऐसे चलेंगे तो 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसा करते करते आप पहुंच गए 4 तक, लेकिन आपकी जो काउंटिंग है वो पहुंच रही 3 तक ही, क्योंकि यहां से यहां तक के बीच की वैल्यू कितनी है 10 लाइनें, और एक लाइन की कीमत आपने 0.1 लगाई तो गड़बड़ हो गई। आपको एक लाइन की कीमत कितनी लगानी है 0.2। आप एक विभाजन चलेंगे तो अब 0.1 नहीं चल रहे, आप 0.2 चल रहे हैं, ठीक है ना। मतलब इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि लीस्ट काउंट कैसे वेरिएट होता है। अब मैं थोड़ा सा और चेंज करता हूं, यहीं कहीं मैं कह देता हूं कि इनके बीच की जो विभाजन जो मैंने 10 लिखा था, अब इनके बीच का कुल विभाजन यहीं पे करता हूं। कुल विभाजन जो है अब वो रह गया, कुल विभाजन जो है वो है 5 या 20 कर देता हूं, चलिए कुल विभाजन 20 और बढ़ा दिया तो विभाजन 20 हो गया। तो अब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 2/20, काटिए 1/10, यानी अब कितना आ गया भाई, अब आ जाएगा ये 0.1। अब ये चलेगा कैसा 0.1, कब जब इनके बीच में 20 विभाजन हो, तब आप एक कदम चलेंगे तो 2.1, 2.3, 2.4, 2.5 ऐसा करते करते 3 तक पहुंचेंगे, 3.1 से करते करते अब 4 तक पहुंचे। भाई 20 लाइन है ना छोटी छोटी, 20 लाइनों पे आप चलेंगे तो 40 तक पहुंच जाएंगे। तो मान लीजिए 20 से 40 तक के बीच में 20 लाइन है तो हर एक की वैल्यू 0.1 हुई। लेकिन अगर 2 से 4 के बीच में 10 ही लाइनें हुई तो 0.2 ही हुई एक की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि उस एक छोटी लाइन की कीमत क्या है, उसके अकॉर्डिंगली इसकी मेजरमेंट चलती है, ठीक है। मतलब इनका जो मेजर्ड वैल्यू है वो हमारे लीस्ट काउंट के बेसिस पर ही चलता है भाई, ठीक है ना। तो अल्पतमांक जो लीस्ट काउंट है और इसमें जो एरर्स आते हैं, जो त्रुटियां आती हैं, ये अब तक आप सीख चुके हैं। तो चलिए अब एक बार काम करते हैं हम कि ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है और जो मेरा ये स्फेरोमीटर है, इन दोनों को एक बार फिजिकली देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते कैसे हैं और कैसे काम करते हैं, ठीक है। हमने थ्योरेटिकली इसको समझ लिया, अब एक्चुअल में जरा इसको देखते हैं। तो भाई एक्चुअल में देखने के लिए काम करिए, ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स। क्या है भाई, तो इसमें आपको दिख पा रहा होगा एक ऊपर की तरफ जॉ लगा, ये ऊपर की तरफ जॉ लगा, और एक ये नीचे की तरफ ये जॉ है, ये नीचे की तरफ, ठीक। एंड यहां पर एक विंडो दिख रही है, ये विंडो, ठीक है। यहां पर एक क्या है, विंडो अवेलेबल है। इस विंडो के लिए होता क्या है, अगर मैं यहां पे ये नीचे की तरफ इसको ऐसा स्लाइड करता हूं तो आप देखिए जॉ बड़ी हो रही है, ठीक है। और अगर ऐसा करता हूं तो ये स्लाइड्स करने की वजह से जॉ छोटी हो रही है। मतलब ऐसा है कि मुझे जिस किसी भी चीज की डायमीटर चाहिए उसका हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम एक काम करते हैं, हम इसका डायमीटर निकाल करके देखते हैं कि इसकी डायमीटर कितनी है, ठीक है। तो मैं दोनों ही डायमीटर्स निकाल सकता हूं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। कैसे भाई, तो अगर मुझे निकालनी है इसकी इंटरनल डायमीटर, तो ये जो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो ऊपर वाली जॉ है इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये देखिए ये दोनों तरफ से बिल्कुल फ्लैटर्ड है। अब मैं इसको थोड़ा सा फैलाता हूं और इसको यहां पे रखता हूं, अभी ये ढीला है, अभी और फैलाया, अब इसको रख रहा हूं। अब जैसे ही टाइट होगा ये कंप्लीटली, ठीक है, ये इसके अंदर कंप्लीटली कस चुका, ठीक है। अब ये कंप्लीटली कस गया तो यहां पर स्केल पर मुझे रीडिंग्स दिख रही हैं, ठीक है ना। इस स्केल पे मैं अगर रीडिंग देखूं तो इस पे 2 रीडिंग्स दिखेंगी। एक रीडिंग कौन सी दिख रही होगी भाई, ये मेन स्केल वाली, और एक रीडिंग दिखेगी ये जो स्लाइड कर रहा है, ये स्लाइड करने वाले की, ठीक है ना। तो इन दोनों रीडिंग्स की मदद से कैसे भाई, तो हम मेन स्केल मापांक कैसे लिखते हैं, मापांक लिखने का हमारा तरीका क्या था भाई, तो हमारा तरीका था मेन स्केल, ठीक है, मेन स्केल प्लस जो भी डिवीजन आया था, जो भी भाग आया था, गुणा कर देते हैं उसमें लीस्ट काउंट का, है ना। जो मुख्य स्केल पर आया था, मुख्य स्केल पर जो आया था उसमें जोड़ते हैं किसको भाई, जो डिवीजन वाला है, जो विभाजन है, जितने भी विभाजन, जितने भी खंड जाए, विभाजन इनटू अल्पतमांक लीस्ट काउंट। तो इसके जरिए हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इसका इंटरनल रेडियस। सिमिलरली मुझे चाहिए इसका एक्सटर्नल रेडियस, तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो भाई मेरे को यहां से डायमीटर कैलकुलेट करूंगा, उससे रेडियस। तो मैं सबसे फर्स्ट क्या करूंगा, इस जॉ को देखिए मैंने ऐसा फंसाया है, ये इसके अंदर, ये प्रॉपरली इसके अंदर जाकर के फिक्स हो गया, ठीक है।
अब यहां से क्या निकाला जा सकता है भाई, तो इसका निकाला जा सकता है क्या, जो आउटर रेडियस है उसका मान मैं इसमें से कैलकुलेट कर सकता हूं। सिर्फ इसी का नहीं कैलकुलेट कर सकते भाई, और भी क्या कर सकते हैं, तो हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास जो अवेलेबल पेन है उसके लिए भी। तो मैं इसको स्लाइड करता हूं, स्लाइड करके मैंने इस जॉ को इसके अंदर कर दिया फिक्स। ठीक है, ये जॉ के अंदर कर देंगे भाई क्या, बिल्कुल फिक्स। और इसको टाइट करने के लिए यहां से अपन उठा करके इसको टाइट कर देते हैं। ठीक है, अब ये इस जॉ के अंदर आ गया, ये फिक्स मुझे दिखने लगा, तो यहां पर इसकी रीडिंग्स नोट डाउन कर ली जाती है, मेन स्केल प्लस जो विभाजन है और उसके साथ में जो भी इसका लीस्ट काउंट है। तो मैं इससे इसका आउटर रेडियस पता कर सकता हूं। अच्छा, अब आपको एक मजेदार चीज समझाता हूं, जो आपका पेन होता है और उसका जो ढक्कन, अब पेन और ढक्कन की बात समझिए ना, कितना कम मार्जिन होता है, वो पेन का ढक्कन जो जाकर के इसमें बैठता है वो बिल्कुल टिक से आवाज करता है। वो आवाज करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर मेजरमेंट चाहिए। प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होगा तो या तो ढीला हो जाएगा वो ढक्कन, या फिर वो उसके अंदर लगेगा ही नहीं। ठीक है ना, तो इससे वर्नियर कैलिपर से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं उसके इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही रेडियस। साथ ही साथ इससे हमने देखा हुआ है कि ये हमारे डेसिमल में सिर्फ 2 डिजिट्स तक जाता है। मतलब इसका जो लीस्ट काउंट हमने देखा हुआ है वो क्या है, 0.01 सेंटीमीटर। हमें चाहिए था सिर्फ 2 डिजिट नहीं और प्रिसाइज वैल्यू, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं क्या, तो हम देखिए इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्क्रू गेज। ये क्या है भाई, ये स्क्रू गेज है, ये देखिए ये स्क्रू गेज। इसमें क्या होता है, यहां पे आपको ये जो दिख रहा होगा ये स्क्रू, ये एक स्क्रू चलने के लिए इसको पूरा एक राउंड घूमना होगा। तो इसका जो मेन स्केल है, इसमें भी 2 स्केल्स बने हुए हैं, एक मेन स्केल यहां पर बना है और जो वर्नियर स्केल है वो ये जो गोल घूम रहा है इसमें बना है। तो यहां एक लाइन मतलब एक विभाजन चलने के लिए इसको पूरा एक बार घूमना होगा, और ये पूरा एक बार घूमेगा तो ये 100 भाग है। तो मतलब इससे कितना कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, तो इसका लिस्ट काउंट हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, इससे इसी तरीके से ये दोनों ही चीजें हमें किसी की, जैसे इसके बात करूंगा तो ये भी क्या करेगी भाई, तो ये हमारा एक्सटर्नल रेडियस कैलकुलेट करके दे सकती। मैं काम करता हूं, मैं इसको भी एक बार लगा करके आपको शो करता हूं। ये इसको यहां पे रखा, ये जॉ के जरिए इसको फिक्स कर दिया, ये फिक्स हो गया। अब यहां पर आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, इस पेन का एक्सटर्नल जो बाहर से जो इसका डायमीटर है वो कैलकुलेट हो जाएगी। लेकिन वर्नियर कैलिपर्स कैपेबल था क्या भाई, उसका इंटरनल रेडियस भी निकाल पा रहा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, ये डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक। और भी है हमारे पास भाई, अगर कोई बॉल है उस बॉल के लिए निकालना हो तो ये हमारा स्फेरोमीटर, ये जो है स्फेरोमीटर, ये रहा स्फेरोमीटर, इसकी ये टांगे 3 और ये बीच में ये रहा। यहां पर भी क्या है भाई, ये जो इसका स्क्रू जो दिख रहा है ये एक बार घूमने के लिए यहां पर ये 100 टाइम्स घूम जाता है। मतलब यहां पर ये वर्नियर स्केल और ये बनी हुई है इसकी मेन स्केल। मेन स्केल पे एक पॉइंट ऊपर नीचे होने के लिए इसको पूरा एक राउंड लगाना है, और एक राउंड लगाने में यहां पर बना हुआ जो ये स्केल है कितना भाग है भाई, 100 भाग। मतलब ये वाली चीज इस जगह से है ना, किसी एक पॉइंट से इस पॉइंट से मान लीजिए इस पॉइंट तक आने के लिए ये पूरा एक बार ऐसा कंप्लीट घूमेगा, तो मतलब 100 भाग घूम जाएगा। यानी इसके एक भाग के लिए इस पर कितने डिवीजन बने भाई, तो कुल 100 डिवीजन बने। मतलब अब तो आपको समझ में आ गया ना, ये हमारा क्या भाई स्फेरोमीटर, इससे कैसे कैलकुलेट होता है, वर्नियर कैलिपर से कैसे कैलकुलेट होगा, एंड स्क्रू गेज से किस तरीके से वैल्यूज कैलकुलेट होंगे। ठीक है, चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया है, तो हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं यादृच्छिक त्रुटियों की। जैसे कि हमने कहा था कि भाई जो हमारी त्रुटियां हैं, जो रैंडम एरर्स हैं, वो रैंडम एरर्स कभी भी कैसे भी आ सकती हैं। तो उन त्रुटियों का निवारण कैसे करें। हमने रैंडम एरर में क्या देखा था कि कैसे भी एरर आ जाएगी, हमको पता ही नहीं है कि किस डेटा में गलती हुई है। अगर हमने सेम चीज का मापन, जैसे मान लीजिए हमने स्क्रू गेज से ही कर रहे थे, इस स्क्रू गेज से ही मैं अगर मापन कर रहा हूं इस पेन का, तो इसके मापन के समय मैं एग्जैक्टली एक वैल्यू कैलकुलेट भी कर लेता हूं, ताकि आपको समझ में भी आ जाए कि ये किस तरीके से हो रहा है। इसको हमने प्रॉपरली यहां पे फंसाया, और यहां पर अब हम डिस्कस करें तो देखिए यहां पर जो इसका मापन आने वाला है, ठीक है ना,
यहां पे जो इसकी रीडिंग आने वाली है, मैं रीड कर देता हूं। इसकी जो रीडिंग दिख रही है मुझे वो दिख रही है, ठीक है, 5, ये मिलीमीटर में है ना, 10 और 10 के बाद जो वर्नियर पे दिख रही है वो मुझे दिख रही है 40 और 41 के बीच में। तो मैं एक डेटा कैसा लिख लूंगा, मैं इसका लिख लूंगा कि भैया ये 10 प्लस, ठीक है, यहां पे कितना मैं बोल रहा हूं, तो इसमें भाई मुझे 41 दिखा, तो 41 इंटू लीस्ट काउंट mm में ही, ये mm में है ना, मिलीमीटर में, तो 2 डिजिट तक 0.01 mm। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो 10 प्लस ये 2 डिजिट 0.41, मतलब 10.41 mm पहली बार में आई रीडिंग। अगली बार में सेम चीज का मैं मेजर करूंगा तो मुझे कुछ वैल्यू इसी के आसपास मिलेगी, हो सकता है मुझे मिले 10.42 mm, हो सकता है अगली बार मैं मेजर करूं तो मुझे मिले 10.40 mm। अर्थात मैं जितनी बार इस पेन के लिए रीडिंग्स निकालूंगा हर बार मुझे एक नई रीडिंग मिलेगी, ठीक है ना कुछ वेरिएशन मिलेगा। तो अगर मुझे किसी चीज की ट्रू वैल्यू चाहिए तो ट्रू वैल्यू के लिए क्या करना होगा भाई, बार बार मेजर कीजिए उसको। अगर मैंने यहां पे 3 बार मेजर किया और इन तीनों बार में ही मुझे दिख रहा है कि यार ये वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसके लिए निकाल लेता हूं एवरेज। इसकी त्रुटि को दूर करने के लिए ना तो देखिए 41 को मानूंगा, मतलब 10.41, यहां पे ना ही मैं 10.42 को, ना ही मैं 10.40 को, मैं इन तीनों के बीच का मध्य का मान देखूंगा। तो क्या लिखूंगा भाई, मान लीजिए ये पहली बार में जो कैलकुलेशन निकाला उस इवेंट को मैंने दे दिया A1। पहली बार में जो मैंने इसका मेजरमेंट निकाला उस इवेंट का क्या नाम दिया, A1। अगली बार में मैंने जो मेजरमेंट किया वो A2, इसके अगली बार में जो मेजरमेंट किया दैट इज A3। तो मुझे क्या निकालना होगा, एवरेज। किसके लिए, अगर मुझे A चाहिए, A मतलब क्या भाई, इसका शुद्ध मान चाहिए, तो क्या कर दूं मैं, इन तीनों का एवरेज कर दीजिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन में 3। तो फाइनली आपको कैलकुलेट होकर के कितना मिल जाएगा भाई, ना 40 ना 42 ना ये, तो 41, 10.41। तीनों को जोड़ करके 3 से डिवाइड करेंगे तो जो बीच का मान होगा वही आ जाएगा 10.41। ये मेरा एवरेज मान है और इसको मैं कहता हूं कि ये अप्रॉक्सीमेटली सही मान है। क्यों अप्रॉक्सीमेटली सही मान है भाई, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि जब मुझे पता ही नहीं है कि पहला वाला सही कि दूसरा वाला कि तीसरा वाला, तो मैं एक बीच का, एक मध्य का मान ले लेता हूं, एक मिडिल वैल्यू ले लेता हूं। उसी मिडिल वैल्यू को मैं कह देता हूं कि भैया ये जो मिडिल वैल्यू है यही सही वैल्यू है, ठीक है ना, माना है। देखिएगा फिर से, ये ज्यादा शुद्ध है, इसका मतलब ये नहीं कि यही सत्य है, ये 10.41 ही सत्य मान है, इसका मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं। हां, ये सबसे ज्यादा शुद्ध है, ठीक है ना। चलिए तो एक बार जरा हम देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई यहां पे। यादृच्छिक त्रुटियों के सामान्य या गाउसी नियम से पता चलता है कि सकारात्मक और नकारात्मक त्रुटियों की घटना की संभावनाएं समान है। क्या पता चलता है, देखिए ये मेरा कितना आया भाई 10.41, लेकिन आप देखिए मैंने 3 इवेंट किए, तीनों इवेंट में एक में प्लस हो गया और एक में माइनस। मतलब त्रुटियां जो होना, जिसकी हम बात करते हैं कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यहां पे आपको दिख रहा है एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, 3 बार ही किया, तो मतलब प्रोबेबिलिटी जो है, संभावनाएं जो है वो बराबर है। ऐसा नहीं है मुझे पता रहे कि यार सिर्फ और सिर्फ है ना बढ़ी हुई, जैसे रैंडम एरर आ रहा है, कुछ गलती कर रहा हूं मैं, तो सिर्फ मैं बढ़ी हुई ही गलती करूंगा, मिनिमम नहीं करूंगा। तो भाई जरूरी नहीं है मैं बढ़ी हुई गलती नहीं करूंगा, मैं नीचे का भी मान लिख सकता हूं, मतलब मैं प्लस में भी एरर कर सकता हूं और माइनस में भी कर सकता हूं। तो ऐसा पता चलता दोनों की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। इसलिए बड़ी संख्या में मापों को दोहराकर यादृच्छिक त्रुटि को कम किया जा सकता है। मैंने 3 बार लिया ना, ये 10.41 को मैं कह रहा हूं कि ये भी सही नहीं है, मैं एक बार और लेता तो कुछ और मान आता, और एक बार लेता और मान आता, तो मैं क्यों ना इस मान के पास पहुंचने के लिए मैं ऐसे ही 10 बार मेजरमेंट कर लूं, तो ज्यादा शुद्धता से मान निकाल पाऊंगा, एवरेज और अच्छा आएगा। अगर मुझे और ज्यादा चाहिए तो सैंपल स्पेस और बड़ा कीजिए और ज्यादा के मान निकालिए, ठीक है ना। जितने ज्यादा बार उसको दोहराऊंगा उतना ज्यादा मैं शुद्ध मान की तरफ बढ़ता जाऊंगा, ठीक है। तो भाई कई बार दोहराया, मैंने 3 बार दोहराया, ठीक है। तब सभी मापों के अंकगणितीय माध्य को मापी गई मात्रा के वास्तविक मान के रूप में लिया जा सकता है। लेंगे ऐसा नहीं है, लिया जा सकता है मतलब यही शुद्ध है नहीं, मान रहा हूं कि यह शुद्ध है। समझ में आ रही है एक बात,
यही शुद्ध है, ये बात नहीं है भैया, ठीक है, यही शुद्ध है ऐसा नहीं, ये है कि हां ठीक है, ये सबसे अप्रोप्रिएट है, ये सबसे बेहतर विकल्प है, इसको एज अ शुद्ध मान लिया जा सकता है। आगे बढ़े, जैसे समझिए, माना किसी राशि के कई मापन, जैसे a1 a2 a3 an, मैंने 3 इवेंट किए थे, n नंबर ऑफ इवेंट्स है। n नंबर ऑफ इवेंट्स का मतलब आपको जितनी बार मन करे कीजिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, 50 बार कीजिए। इनने किया, क्या हुआ भाई, तो प्रायोगिक परिस्थितियों में इस राशि का सर्वाधिक संभव मान इन सभी मानों के समांतर माध्य को माना जा सकता है। कैसे निकालते हैं माध्य? ए मीन, a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, सबको जोड़िए और जितनी बार होगा उससे डिवाइड दे दीजिए। ये कितनी बार था? 3 बार, तो डिवाइडेड बाय 3। ये कितनी बार है? n बार, तो डिवाइडेड बाय n। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाते भाई? तो ये जो चिन्ह आप देख पा रहे हैं, इसको कहते हैं हम सम्मिशन, इसको कहते हैं हम योग। किसका योग करना है? तो मैंने कहा a का, लेकिन सिर्फ ए क्या नहीं, तो मैंने कहा ए आई को ओपन करते हुए। ए आई का मतलब क्या है? आई का मान 1 2 3 4 5 अप टू n। कैसे? तो मैंने कहा आई का मान 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा? n तक। तो क्या करना होता है? इसको एक्सपांड करेंगे तो देखिए इसका एक्सपांशन ही होता है। ये आई की जगह सबसे पहले क्या लिखेंगे? जो यहां लोअर लिमिट लिखी हो। ये जो ऊपर लिखी है कैसी लिमिट है? ये अपर लिमिट। और ये जो नीचे लिखी है इसको कहते हैं भैया लोअर लिमिट। मतलब ये न्यूनतम और ये अधिकतम। मतलब इसका जो मान है, इसका मान न्यूनतम कहां से शुरू होना चाहिए? तो न्यूनतम शुरू होना चाहिए 1 से। साइन किसका है? प्लस का, तो दे दीजिए प्लस। फिर से लिखिए, ए आई लिख रहा हूं फिर से, तो आई की जगह 1 हो गया, तो अब क्या लिखो? 2। फिर से मैं ए लिखूंगा, फिर इस आई की जगह अब क्या लिख दूं? तो 3। ऐसा ही करते जाऊंगा। अब आखिरी में क्या लिखूं? तो सबसे आखिरी लिमिट क्या है? n, तो यहां लिख दूंगा मैं n। ठीक है, और बाहर में देखिए 1/n कर दिया, तो मतलब होल अपॉन n। बाहर में 1/n का मतलब क्या? मल्टीप्लाई करेंगे किसका? a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5 अप टू an तक को जोड़ करके उसको n से डिवाइड कर देंगे। तो यही तो फॉर्म है, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म। इसको क्या कहा जाता है भाई? जनरल फॉर्म। इसी को हम एक मध्य मान लेंगे, ए मीन। इसी के बेसिस पे अब हम बाकी के एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। इसी को हम ऐसा कह सकते हैं कि कहीं यादृच्छिक मतलब रैंडम एरर आया है, उसको दूर करना है। आपको पता ही नहीं है कि भैया किस में वैल्यू बढ़ गई, किस में घट गई, तो आप उनका उठाइए और एवरेज कर दीजिए। औसत मान को ही शुद्ध मान के तरीके से ट्रीट किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें यह चाहिए कि नहीं भाई, मुझे इसकी जो त्रुटियां हैं मुझे उसकी कैटेगराइजेशन चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं चलेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं? तो 3 तरीके की त्रुटियां हैं। एक निरपेक्ष त्रुटि है, एक आपेक्षिक त्रुटि है और एक प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, जो त्रुटियां हैं, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है भाई? इंडिविजुअल एक में कितने की दिक्कत है, कितने का अंतर आ गया। आपेक्षिक से समझ में ही आ ही रहा होगा कि ये आपेक्षिक मतलब क्या करेंगे? रिलेटिव एरर है। रिलेट करेंगे इसका कि जो हमारी निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य है और जो मेरी एवरेज है, मतलब जो त्रुटियों का माध्य है, निरपेक्ष त्रुटियों का माध्य और यहां पे क्या, जो मेरी कुल त्रुटियां थी उनका माध्य, इन दोनों का औसत, इन दोनों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात, तुलना कर रहे हैं ना, अनुपात निकालेंगे, रेशियो। और प्रतिशत त्रुटि में तो आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत हो जाता है। ये कुछ नहीं है, आपेक्षिक त्रुटि इनटू आपेक्षिक त्रुटि इनटू 100%, ये हो जाता। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं ना, एक एक करके इनको देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी उठाते हैं जिससे हमें प्रॉपरली समझ में आ जाए। तो भैया सबसे पहले हम बात कर लेते हैं निरपेक्ष त्रुटियों की। निरपेक्ष त्रुटि का मतलब नाम से क्लियर है, जो अकेले ही परिपूर्ण हो, मतलब निरपेक्ष हो, किसी और से कोई निर्भरता ना हो। ठीक है, जैसे हमने जो मापन लिया था उसको लेके चलेंगे 10.40, 10.41, 10.42। ये मेरी इवेंट थी A1, ये मेरी इवेंट है A2, ये मेरी इवेंट है A3। मैंने ये तीनों में क्या निकाला भाई? तो इस पेन का डायमीटर निकाला, आपके सामने निकाला हुआ है। ये तीनों हो गए, mm में चल रहे हैं सब कुछ,
ध्यान रखेंगे ये सब मिलीमीटर में। आगे बढ़ूं अगर, तो मुझे ये निकालना है क्या भाई, मुझे बात करनी निरपेक्ष त्रुटि की, कि मतलब निरपेक्ष रूप से कितनी त्रुटि है। तो इसमें मैंने क्या किया भाई, तो सबसे पहले मैंने निकाला इसमें ए बार, या फिर इसी को मैं कहता हूं क्या, ए मीन। ये कैसे निकला भाई, तो ये औसत है किसका, 10.40 प्लस 10.41 प्लस 10.42 अपॉन 3 भाई, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3। तो आंसर क्या मिला भाई, ए मीन 10.41, यही बीचों बीच का मान है, बिल्कुल मिडिल जो मान है इसका ये है 10.41, मैंने इसको ले लिया। अब ये मेरा ए बार मिल चुका है। अब मुझे इंडिविजुअल में एरर चाहिए, तो मतलब मुझे किस में एरर चाहिए भाई, तो मुझे यहां पे एरर चाहिए, देखिए इसमें मैं यहां पे लिखूंगा A1 बार, यहां पे मैं लिख लूं तो A2 बार, और यहां पर मैं लिख लूं तो क्या लिख लूं, A3 बार। ठीक है, मतलब ऐसा मैं करूं, ऐसा मैं कर देता हूं, एक काम कर लेते हैं, इसमें जो छोटे छोटे चेंजेस आ रहे हैं उसको ऐसे लिख लूं, डेल A1 लिख लेता हूं, डेल A2 और डेल A3। इसका तात्पर्य समझिए, डेल A1 का मतलब क्या है, तो डेल A1 का मतलब है कि इस A1 में कितने की त्रुटि है, A1 में कितने की त्रुटि। और ऐसा कहीं पे अगर आपको बना दिखे जिसको डेल कहते हैं, इसका मतलब है लिटिल चेंज, थोड़ा सा परिवर्तन। चलिए भैया ये भी आपको समझा दिए क्या होता है, ये थोड़ा परिवर्तन। ठीक है, आपके नॉलेज के लिए, बाकी और कुछ नहीं। कहीं पर भी अगर मिल जाए, जैसे आपको कहीं पर डेल एक्स मिल जाता है, इसका मतलब क्या होता है, x2 माइनस x1। कहीं पे आपको ऐसा डेल टी मिलता है तो क्या लिखते थे, t2 माइनस t1। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि मुझे अभी मिला है यहां पर क्या, तो मुझे यहां पर अभी मिला है डेल A1। तो डेल A1 का मतलब क्या हो जाएगा, तो मेरा जो शुद्ध मान है, शुद्ध मान कौन है, तो शुद्ध मान है भैया ए बार, ये है ना शुद्ध मान। ए बार में से मैं माइनस कर देता हूं मेरे A1 को। ठीक है, अगर डेल A2 चाहिए, डेल A2, तो क्या करूं भाई, मेरा शुद्ध मान में से मैं A2 को माइनस कर देता हूं, और ये चाहिए तो ए बार माइनस मैं किसको कर दूं, तो मैं A3 को कर देता हूं। मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये मेरा मध्य मान है, इस मध्य मान से कितना डेविएटेड है मेरा पार्ट, मतलब कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो यहां पर अगर करेंगे तो आप देखिए ना, इसको अगर लिखूं मैं डेल A1 को, मैं यहां पे लिख लेता हूं डेल A1, तो डेल A1 कैसे निकलेगा, A1 बार माइनस A1, A1 बार कितना है 10.41। ध्यान से देखिएगा, ये A1 बार 10.41 माइनस A1, A1 मतलब कितना 10.40, मतलब कितना आएगा भाई, तो 0.01 का एरर। मैंने क्या बोला, बहुत छोटा सा चेंज, ये देखिए बहुत छोटा सा चेंज है। इसी तरीके से मैं अगर करता हूं डेल A2, तो ये कितना हो जाएगा 10.42 सॉरी 10.41, क्योंकि ए बार तो सब में सेम ही है, माइनस 10.41 इज इक्वल टू 0.00, मतलब ये वाला ही मेरा एवरेज वाला है। तो ये देखिए बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है, इसमें निरपेक्ष त्रुटि अगर कहें तो कुछ भी नहीं है, इसका निरपेक्ष त्रुटि है, इसमें गड़बड़ी हुई है कितना 0.01 के। और अगर इसी तरीके से बात करूं डेल A3, तो ये भी होगा 10.41, क्यों, क्योंकि ए बार माइनस A3 माइनस A3 बताएंगे तो 10.42, आंसर विल बी माइनस ऑफ 0.01। मतलब देखिए मैंने क्या कहा था, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के एरर्स हो सकते हैं, ये पॉजिटिव में चल रहे हैं, नेगेटिव एरर है। मतलब ये जो मेरा मान है A3 वाला, इसमें से मुझे घटाना पड़ेगा शुद्ध आने के लिए, और इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा शुद्ध आने के लिए। किसको जोड़ दूं, तो इसमें 0.01 को, इसमें से किसको घटा दूं, तो 0.01 को, तो ये मेरे शुद्ध मान तक पहुंच जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है कि पहले वाले डेटा में मैं पीछे ही रह गया था अपने मापांक से, मेरा मापांक होना चाहिए था 10.41, उससे नीचे रह गया, और अगले वाले मुझे पता चल रहा है कि मैं इतना आगे निकल गया, तो आगे निकलना गया तो घटाना पड़ेगा, पीछे रह गया तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो आइए जरा एक बार देखें होता क्या है, समझ तो चुके हैं, एक बार जरा थ्योरेटिकली देख लें। किसी मापी गई राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। इसे डेल ए से दर्शाया जाता है। जैसे निरपेक्ष त्रुटि सदैव धनात्मक ली जाती। अब क्या हुआ, यहां पर जितनी भी वैल्यू आई है इन सबको हम अभी काम करेंगे, हम सबको मॉड में डालेंगे। क्या करेंगे भाई, सबको
मॉड में। मॉड का मतलब क्या होता है, तो मॉड का मतलब भी आपको मैं सिखा दूं। हमने इसको फंडामेंटल मैथमेटिक्स वाले पार्ट में जरूर देखा था, लेकिन फिर से देखिए। मॉड का मतलब है, अगर कहीं पे लिखा हुआ आ रहा है मॉड ऑफ माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि जब ये दोनों लाइनें हटेंगे, इसी को मॉड कहते हैं, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड, सिर्फ नंबर। मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ संख्या भाई, उसकी इकाई से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये नेगेटिव साइन जो आ रही है किस चीज को बता रही है भाई, उसकी दिशा को मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे सिर्फ उसका नंबर चाहिए। तो एक काम करिए ना, ये जब लाइन हटती है ना, तो ये जो साइन इसके पास होता वही गिफ्ट करती है। ये भैया ऐसे रिश्तेदार हैं जो आप उनके यहां लेकर के जाओगे वही आपको लौटा देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं जो क्या करते हैं भैया, आपकी दी हुई गिफ्ट आपको लौटा देते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, तो आप बुरा मान भी नहीं सकते क्योंकि आपने ही दिया था, तो अच्छा खराब बुरा तो कहोगे नहीं। तो वही काम ये भी करेगा। क्या करेगा, हटाओ ना, ये माइनस एक इसने गिफ्ट किया और ये माइनस एक्स ये खुद ही लेकर के गया था, दोनों साइंस मिल गए, तो ये कैसा है, पॉजिटिव ऑफ एक्स। और अगर इसी तरीके से अगर ये लेकर के गए भाई साहब प्लस एक्स, तो ये गिफ्ट भी क्या करेगा, प्लस। ये भैया कहानी है तेरा तुझको अर्पण, जो दिया वही वापस किया, तो ये भी प्लस एक्स। आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो ये आंसर में कोई चिन्ह आ रहा है क्या, तो आप कहेंगे भैया इस आंसर में कोई चिन्ह नहीं है। कोई चिन्ह नहीं, चिन्ह मतलब वो नेगेटिव पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। इसी को शॉर्ट में हम क्या कहते हैं भाई, मॉड। मॉड मतलब दोनों तरफ हम अगर ऐसी लाइंस लगा दे, इसका मतलब है कि उसके अंदर से निकलने वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो वो नेगेटिव गिफ्ट करेगा, पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव गिफ्ट कर देगा, तो मतलब से मैग्नीट्यूड लेकर के निकलेगा। अब चलिए काम करते हैं। तो आगे अगर हम थोड़ी सी बात करें, तो यदि हम अंगणितीय माध्य को ए बार से के वास्तविक मान के रूप में लेते हैं, तो व्यक्तिगत मापित मानों को निरपेक्ष त्रुटियां ऐसे होंगी कि a1 डेल a1 a बार माइनस a1 डेल a2 a बार माइनस a2 डेल a3 a बार माइनस a3 और डेल an, तो a बार माइनस an ये हमने निकाल दिए भाई। बस करना क्या है, तो इसके सभी के मान जो रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, मॉड में। तो इसमें जब मॉड लगा देंगे, मैं चेंज करता हूं, तो 0.01, यहां पे भी मॉड लगाइए 0.00, कोई फर्क नहीं। यहां मॉड लगाएंगे तो फर्क पड़ जाएगा 0.01, माइनस साइन इसका गायब हो जाएगा। माइनस साइन था, ये मॉड हटेगा तो एक माइनस गिफ्ट करेगा इसको, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो 0.01, ठीक है भाई। मुझे इससे डेविएशन पता चल जाता है कि मेरा जो मेन मान था उससे जो मेरा प्रेक्षित मान है वो कितना ज्यादा या कितना कम है, इसी की बात की पता चल पाती है यहां से, ठीक है भाई। तो यहां से आपको ये दिख गया इसके डेल a1 डेल a2 और डेल a3 की वैल्यूज। हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे और बात करते हैं अगले पॉइंट में कि भाई निरपेक्ष त्रुटि तो निकाल ली हमने, अब निरपेक्ष त्रुटियों के साथ क्या करना है। तो इन निरपेक्ष त्रुटियों के साथ में हमें काम करना होता है, हमें इसमें निकालना होता है भाई माध्य, किसका, निरपेक्ष त्रुटि का। हमने जो निकाला हुआ है यहां पर ये ए बार, ये किसका था भाई, ये जो मेन त्रुटियां थी उसकी, ये जो मेन त्रुटियां थी, ये जो हमारे तीन a1 a2 a3 थे, ये मेरा क्या है, मैं चेंज करता हूं, सी ये मेरा a1, ये मेरा a2 और ये मेरा a3 था, इसका माध्य था ए बार। अब मुझे चाहिए इसका माध्य, किसका माध्य चाहिए भाई, इन सभी का जो निकले हैं निरपेक्ष त्रुटि। तो ये हमारा माध्य या अंतिम पूर्ण त्रुटि इसमें निकालना, यह होता है सभी निरपेक्ष त्रुटियों का धनात्मक परिमाण के अंक गणितीय माध्य को माध्य का निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है। मैंने ये जो मॉड्यूलस निकाला, ये मॉड्यूलस अब लगाएंगे और हम लिखेंगे क्या, इनका माध्य। तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। क्या होगा भाई, तो ये हो जाता है हमारा डेल ए बार, डेल ये ए बार था, ये मेरा किसका मीन है, डेल ए बार, मतलब ऐसा लिखिए डेल ए बार, या फिर लिखूं मैं डेल ए मीन। कैसे लिखेंगे भाई, तो ये कहते हैं कि इन सभी का मॉड निकालिए, किसका, डेल a1 डेल a2 डेल a3। ये देखिए मॉड्यूलस ऑफ डेल a1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल a2 प्लस मॉड्यूलस ऑफ डेल a3 प्लस डॉट 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 डेल an अपॉन में n। तो फिर से जब इसका जनरल फॉर्म आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन n समीशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 टू n डेल ai। इसको मैं एक्सपांड करता हूं, इसको एक्सपांड करने के लिए देखिए मॉड्यूलस i इक्वल्स टू 1 n मॉड्यूलस ऑफ
डेल ए आई। मैंने आपको बोला था ये मॉड्यूलस बता रहा है कि ये सब कुछ प्लस में चलेगा, तो यहां पे 1/n को तो बाहर रखिए, अंदर क्या शुरू कीजिए भाई, तो अंदर शुरू करना है ये डेल ए आई की जगह, तो डेल ए आई की जगह लिखिए डेल ए वन प्लस डेल ए टू प्लस डेल ए थ्री। लेकिन इन सभी में क्या लगाते चले जाएंगे भैया, मॉड्यूलस। क्यों लगा रहे हैं मॉड, ये डॉट डॉट करके एन तक जाएगा, क्यों लगा रहे मॉड, क्योंकि मुझे यहां पर जो वैल्यू चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहां पे इसकी पॉजिटिव मान ही चाहिए, इसलिए लगा रहे हैं भैया ये सारी, ठीक है, मॉड्यूलस। अब एक काम करते हैं, अब इन तीनों को जोड़ते हैं और जोड़ करके इनका क्या निकाल लेते हैं, इनका निकाल लेते हैं भैया माध्य। तो माध्य कैसे निकालेंगे भाई, ये जितने भी हमारे पास यहां पे बार माध्य को मिल चुके हैं, मतलब डेल ए वन, डेल ए टू, डेल ए थ्री, इन तीनों को जोड़ करके 3 से कर देते हैं विभाजित, है ना, यही तो इन तीनों को जोड़ना है, और कितने से विभाजित, n लिखा है ना, अपॉन में क्या है ये n, तो 3 से विभाजित। तो यहां से मुझे मिल जाएगा क्या, यहां से मुझे मिल जाएगा भाई हमारा डेल ए बार, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूं, मैं इसकी जगह पे सीधे सीधे इनको जोड़ के, क्योंकि फॉर्मूला ये सेम ऊपर आपके लिखा हुआ है, अब यहां पे काम करता हूं, मेरा डेल ए वन क्या है भाई, तो डेल ए वन देखिए ये रहा 0.01 प्लस ये कितना है भाई, तो 0.00, तो लिखूं क्या, चलिए लिख देता हूं, फर्क तो पड़ता नहीं है लेकिन लिख दिया। डेल ए थ्री कितना भाई, तो 0.01, क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ है, यहां पे 3 ही वैल्यू ली थी मैंने, तो एक वैल्यू एग्जैक्टली मेरे मीन में मिल गई। 4 होता तो भाई क्या होता, एक भी वैल्यू नहीं आती जहां पे 0.00 आए, ठीक है ना। तो अपॉन में कितना लिख लूं मैं, 3, अगर इनको करेंगे तो ये कितना मिलेंगे भाई, 0.02, ये 1 + 1 2 अपॉन में 3, ये मुझे मिल गया क्या, डेल ए बार, ये क्या मिला, डेल ए बार, ठीक है। तो यहां से मैं इसको यहां पे रख लेता हूं, यहां पे इस वैल्यू को रख लीजिए भाई, क्योंकि अभी काम आ जाएगा ये यहां से मुझे मिल गया डेल ए बार, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू हो गई 0.02 अपॉन में 3, ठीक। अच्छा, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस डेटा को रखे रहते हैं, क्योंकि अभी आगे और अभी काम आने वाले हैं ये डेटास, ताकि आपको कंपेयर होता जाए, एट द फाइनल एंड पूरे एरर्स कैसे कैलकुलेट होते मिल जाए। तो अगले पॉइंट पे बढ़ता हूं मैं, अगला जो पॉइंट है वो है भाई हमारा अपेक्षिक त्रुटि। ये पहले की अगर मैं बात करता हूं तो निरपेक्ष त्रुटि निकाला और निरपेक्ष त्रुटि का माध्य निकाला। ये हमारा क्या था भाई, ये नॉर्मल हमारा माध्य था, ये हमारे निरपेक्ष त्रुटि का माध्य है, ठीक है। ये ए मीन है, ये डेल ए बार है, मतलब ये डेल ए मीन है, ठीक है ना। ये निरपेक्ष त्रुटि का माध्य है, ये नॉर्मल माध्य है, और इसके साथ ही आपको सभी में निरपेक्ष त्रुटियां कितनी आई वो भी हमने यहां कैलकुलेट की है। अब बारी है किसकी, अपेक्षिक। तो अपेक्षिक कैसे निकलेगी भाई, रिलेटिव एरर निकालनी है, तो कभी भी किसी का रिलेशन निकालना होता है तो उसकी तुलना करनी पड़ती है। और किसकी तुलना करेंगे भाई, तो जिस किसी की भी तुलना जिस किसी से करनी होती है, ध्यान रखिए जो आपके पास पहले से है वो हमेशा नीचे आता है, यानी जिससे तुलना होनी होती है, ठीक है। ऐसा मैं लिखता हूं, देखिए की अपॉन से, यह फॉर्मूला याद रखेंगे भैया, ये हमेशा हमेशा काम आने वाली है। क्या बोल रहा हूं मैं, की अपॉन से, की मतलब क्या, जिसकी तुलना करनी है जिससे करनी है, जिसकी करनी है अपॉन में जिससे करनी है। बस साल भर में जितनी बार भी आप पूरा कवर अप करेंगे अपने चैप्टर को, उन सब में देखिएगा ये मैं बार बार बोलता रहूंगा, की अपॉन से। की मतलब किसकी करनी है, से मतलब किससे करनी है। जैसे आप अपने मार्क्स निकालते, कैसे निकालते भाई, तो आपके आए हुए मार्क्स मतलब आपके नंबर की पूर्णांक से, यही तो करते हैं, आपके नंबर की पूर्णांक से यही तो तुलना करते हैं। आपके नंबर आए भैया 438, कितने में से, 500 में से, कम है बढ़ा दो, 498 500 में से, ठीक है ना। तो 498 500 में से, अच्छा बच्चा है भाई, नंबर तो आने ही चाहिए, ऊपर से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में बने हुए हैं, तो ऐसा थोड़ी होता 438 ना, 498 बेटा 500, तो मतलब 498 की तुलना 500 से की, ठीक है ना, इसकी इससे। चलिए की बाई से का काम खत्म करते हैं और यहां आते हैं। तो अपेक्षित त्रुटि किसकी, जो निरपेक्ष त्रुटि थी
उसकी किससे? वास्तविक मान से। वास्तविक मान कौन है? तो वास्तविक मान ये है ए मीन या ए बार। जो पहले जितनी त्रुटियां थी उनका एवरेज जो निकाला था वो है मेरी वास्तविक मान। अब यही तो कहा था, उसका जो एवरेज आएगा उसी मान को हम कहेंगे भैया वास्तविक मान। तो क्या मिल गया? निरपेक्ष त्रुटि का मतलब क्या था भाई? तो डेल ए बार, और इसका मीन का क्या मतलब है? ए बार। मतलब ये क्या है? डेल ए बार का मतलब क्या हो गया भाई? इसका मतलब हो गया निरपेक्ष माध्य बटा में ये जो है ये क्या है भाई? ये त्रुटियों का जो माध्य था, ये त्रुटियों का माध्य, इन दोनों का माध्य, इन दोनों को हमने कंपेयर किया। डेल ए बार अपॉन में ए बार, ठीक है ना? ए अगर ये दोनों कंपेयर हो गए, ठीक है, ये मुझे मिल गया, तो भैया इसके कैलकुलेशन जरा बनाइए ना। आइए कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूं, मैं नीचे कैलकुलेट करता हूं इसको। ये अपेक्षिक त्रुटि है, इसका कैलकुलेशन अगर मैं बनाऊं तो मुझे डेल ए बार कितना दिख रहा है भाई? तो डेल ए बार ये देखिए 0.02 अपॉन में 3 होल अपॉन ये कितना है भाई? तो ये चल रहा है हमारा 10.41। ये फाइनली कितना आ जाएगा? तो 0.02 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ 10.41। अब इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे और फाइनल एग्जैक्ट आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ इसके साथ में रख रहे हैं ताकि आपको ये बातें समझ में आती जाए कैसे ट्रीटमेंट चल रही है। तो ये अपेक्षिक त्रुटि करने से हमें पता चल गया रिलेटिवली कितना एरर है भाई, आधा रह गया, डबल हो गया, क्या हो रहा है ये पता चल जाएगा हमें। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, और आगे हम बात करें तो देखिए किसी भौतिक राशि की निरपेक्ष त्रुटि या उसके वास्तविक मान के अनुपात को ही भौतिक राशि की अपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं भैया अपेक्षिक। किसको? अगर आपने डेल ए मीन अपॉन में ए मीन निकाला है तो अपेक्षिक त्रुटि है। बढ़ते जरा हम प्रतिशत त्रुटि की ओर। जब हम प्रतिशत त्रुटि की बात करते हैं तो प्रतिशत त्रुटि होता है अपेक्षिक त्रुटि इंटू 100%। ठीक है, ये इंटू क्या लिख ले? ऐसा लिख लीजिए परसेंट। ये इतना क्या है? ये परसेंट। ठीक है, तो क्या करूं भाई? ये मेरी निकल के आई थी, ये थी मेरी अपेक्षिक त्रुटि, यही थी ना मेरी अपेक्षिक त्रुटि। इसका क्या करना? 100। तो अपेक्षिक त्रुटि मतलब यही रह जाएगा क्या? 0.02 अपॉन 3 इंटू 10.41 इंटू 100%। मैं जानबूझ करके यहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं कर रहा, वो डिजिट्स छोड़ रहा हूं ताकि आप कंप्लीटली रिलेट कर सके कि कहां किसका मान रखा हुआ है। कैलकुलेट कर दूंगा तो कट पिट जाएगा ना भाई, तो आपको थोड़ा समझना टिपिकल होगा। मैं तो जानबूझ के छोड़ रहा हूं इसीलिए क्योंकि ये 0.02 अपॉन 3 मुझे दिख रहा है कि ये किसका मान है? डेल ए बार। अपॉन में आना था ए बार, तो ये 10.41 ए बार है। इंटू 100 करना है, मतलब ये मेरा अपेक्षिक त्रुटि है। इसमें 100 का गुणा कर दिया, इतना परसेंट निकलेगा। क्या निकलेगा भाई? ये निकलेगा मेरा प्रतिशत त्रुटि। मतलब अपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत त्रुटि में व्यक्त करने के लिए इसमें 100 से गुणा करते, तब प्राप्त मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तब जो प्राप्त मान है, ये जो निकला ये परसेंटेज त्रुटि है। ठीक है, ये मेरा यहां पर निकला है भाई प्रतिशत त्रुटि। ठीक है, चाहे तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, यहां पे पूरी डेटा है, पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। हमारे पास में ये 3 इवेंट्स, इन तीनों इवेंट्स के लिए इसका निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटियों के लिए हमने यहां पर निकाला है क्या भाई? एवरेज, और ये हमारी जो त्रुटियां थी उनका भी एवरेज। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपको त्रुटियां क्या होती हैं, कैसे होती हैं, और फिर उनका निराकरण कैसे होता है, कैसे उनको हम कवर करते हैं, किस तरीके से हम उनको समझते हैं कि भाई कौन सी त्रुटि है तो कैसे सॉल्व होगी। अब चलिए बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हम इस क्वेश्चन को करते हैं और हम यहां से समझते हैं एग्जैक्टली कि कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। तो एक काम करिए, यहां पर मुझे दिख रहा है हम एक सरल लोलक के दोलन काल ज्ञात कर रहे हैं। प्रयोग क्रमिक मापन पाठ्यांक यदि दिए हुए हैं। क्या है भाई क्रमिक सरल लोलक का मतलब? सरल लोलक इसको कहते हैं, एक ऐसा हुक बनाया, इसमें से एक धागे के साथ में एक बॉल को लटका दिया,
ये बॉल ऐसी गति करती हुई एक कंडीशन आएगी जब यहां पहुंचेगी, ऐसी गति करती हुई एक कंडीशन आएगी जब ये बॉल यहां होगी, फिर वापस यहां से ये इधर आएगी, मतलब यहां पे इधर भी जाना और इधर भी आना, ये बॉल ऐसे चल रही है। तो यहां पर हम किसके लिए निकाल रहे भाई, उसके दोलन काल, उसके आवर्त काल के लिए, मतलब यहां से जाए जाकर के वापस आने में लगा हुआ समय। एक बार पेंडुलम यहां गई, जाकर के वापस आई, तो जितना समय लगा मैं उसका कैलकुलेशन चाहता हूं यहां पे। तो जब मैं उसका कैलकुलेशन चाहता हूं तो मैंने जो लिखे पाठ्यांक, तो मेरे पास मैंने क्या कहा था, जितनी बार मैं इस एक्सपेरिमेंट को दोहराऊंगा उतनी बार नए नए नंबर्स आएंगे। पहली बार मैं आया 2.63, अगली बार मैं आया 2.56, उसके अगली बार मैं आया 2.42, उसके अगली बार में 2.71, 2.80। देखिए कितने सारे आ गए। ठीक है, क्या करूं भाई, तो भाई सबसे पहले तो इन सभी को लिख लिया जाए। ये मेरा पहला पाठ्यांक है कितना, 2.63। दूसरा A2 मुझे जो मिला वो मिल गया कितना भाई, तो 2.56, सभी सेकंड्स में है। अगला भाई तो A3 मुझे मिला है, ये मिला है 2.42 सेकंड। A4 मुझे मिला है वो है 2.71 सेकंड। A5 मुझे मिला है वो मिला है 2.80 सेकंड। ठीक है, 5 पाठ्यांक है, तो मीन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है जब ऑड नंबर्स होते हैं तब। ठीक है, क्या करें भाई, तो बढ़ते हैं हम जरा आगे और देखते हैं एक बार इनको कैलकुलेट करके। तो यहां से मुझे चाहिए क्या, तो मुझे सबसे पहले जो निकालना होगा वो निकालना होगा मुझे ए मीन। क्या निकालना होगा भाई, मुझे सबसे पहले मुझे निकालना होगा ए मीन, यानी ए बार। इससे मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा इसके निरपेक्ष त्रुटियों को। तो ए मीन क्या होता है भाई, तो ये होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 अपॉन में कितना लिखो, तो 5, 5 ही थे ना, तो अपॉन में 5। अब चलिए इन सबको रखते हैं, तो A1 की जगह पर रखिए कितना, A बार इज इक्वल्स टू A1 कितना 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन में 5। अच्छा, ये अगर क्रमिक रूप में दिए होते तो बीच वाला टर्म ले लेता मैं सीधा। ये अगर क्रमिक रूप में दिए होते, मतलब एक के बाद एक के बाद एक और 5 डिजिट है, तो ये बीच वाला ही हमेशा एवरेज होता है ना, लेकिन ये क्रमिक नहीं दिए तो मुझे जोड़ना पड़ जाएगा। चलिए मैं ऐड करता हूं, तो एक काम करिए, ये हो गया 1 2 3 और 3 6 6 और 6 12 2 8 है यहां पे और ये 7 है ना, तो एक मेरे पास बचा हुआ था 8 8 16 है ना, 16 और 4 20 20 और 5 25 25 और 6 31 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3, और ये जो डिजिट्स जो डेसिमल था ये वहीं का वहीं रहा। कितना है भाई, 1 2 3 4 5, मतलब 10 और 3 13, 13.12 अपॉन में 5। अब इसको भी कैलकुलेट ही कर डालो, क्या कर दे भैया, तो 5 से इसको कैंसिल कीजिए, कितनी बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसके कैंसिलेशन के लिए एक बार 3 बचेगा, डेसिमल प्लेस कर दीजिए, 3 बचा हुआ है और ऊपर से यह आया, मतलब 6 बार में 31, एक बचा 12, मतलब 2 बार में। अगर मैं इसके राउंडिंग ऑफ को लिखूं तो यह हो जाता है मेरा 1.62। ठीक है, कितना है भाई इसका एवरेज, ये आ गया मेरे पास, सॉरी ये 2.62, 2 बार में जाएगा ना भाई, तो 2.62 इसका क्या मिल गया मेरे को, एवरेज। तो मतलब मेरे को यहां से ए बार मिल गया है 2.62। अब ये ए मीन मिल गया। अब मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सक्षम हूं, कौन सा भाई, तो मुझे सबसे पहले करना है आंसर निरपेक्ष त्रुटि। किसको कर दूं मैं, निरपेक्ष त्रुटि को। तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी भाई, तो इंडिविजुअली सभी में चल के निकालिए। मुझे निकालना है डेल A1, फिर मुझे निकालना है डेल A2, फिर मुझे निकालना है डेल A3, फिर मुझे निकालना है डेल A4, फिर मुझे निकालना है डेल A5। ये सभी की निरपेक्ष त्रुटियां हो जाएंगी। तो क्या क्या है भाई, डेल A1 की अगर मैं बात करूं तो ये होता है A बार अपॉन A1, सॉरी A बार माइनस A1, ये A बार माइनस A2,
मतलब क्या है, ये 2.62 मेरा अब क्या है भाई, तो यही मेरी वास्तविक मान है। ये जो ए मीन निकला है यही मेरी वास्तविक मान है। इस मान से ये जो मेरे मेजरमेंट थे ये कितना डेविएटेड है, मतलब कितना दूर है, तो उसी को निकाल रहा हूं। तो भाई इसके लिए फॉर्म क्या, ए बार माइनस A3, इसके लिए ए बार माइनस A4, इसके लिए ए बार माइनस A5। आइए चलिए चले कैलकुलेशन पोर्शन पे। जब कैलकुलेट करने के लिए बढ़ेंगे तो मुझे यहां से दिख रहा है कि वैल्यूज आ चुकी हैं, कहते हैं ए बार की भाई 2.62, तो ये आ गया 2.62 माइनस A1 2.63, अर्थात ये वैल्यू कितनी निकलेगी, तो ये भाई मेरे को मिल जाएगा -0.01। कितना हो गया, -0.01। इसी तरीके से अगर यहां पे लिखूं तो 2.62 माइनस A2 2.56, ठीक है, ये कितना हो गया भाई 2.56, तो 62 है ना, 62 में से 56 यानी 6 बचेगा भाई, तो 0.06 बचेगा, ठीक है ना, प्लस का, क्योंकि 62 बड़ा है ना, 56 छोटा। नेक्स्ट 2.42, तो भैया 2.62 में से 2.42 को माइनस करेंगे तो ये 42 है, इधर 62 है, 20 पॉइंट का डिफरेंस, मतलब क्या 0.20, ऐसे माइनस कर सकते हैं, 2 - 2 0, 6 - 4 2, और 2 में से 2 गया 0। नाउ अगला 2.62 माइनस A4 कितना है 2.71। अब इस 71 और 62 है यहां पे, यानी कितने पॉइंट का, 9 पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 0.09, माइनस ऑफ, क्योंकि ये पॉइंट 2.71 वाला टर्म बड़ा है, नेगेटिव वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो ये कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं, अगर यहां पे निकालेंगे तो ये भाई 2.62 माइनस 2. A5 देखिए 2.80 है, 80 है मतलब 62 है, यहां पर रखो, यानी 8 और 10, ठीक है, 70 80, मतलब कितना हो गया 18, यानी माइनस ऑफ 0.18। आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आई है। क्या किया हुआ है मैंने भाई, हर एक इंडिविजुअल को एक एक को हमने जो ए मीन, मतलब ये जो वास्तविक मान मेरा आया था, इसमें से मैंने सबट्रैक्ट किया हुआ है, माइनस किया हुआ है। क्यों किया है माइनस, क्योंकि माइनस करने से ही हमें फाइनली रिजल्ट मिला कि इसका भाई कि हर एक मान में कितनी की त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि। अगला मेरे से यहां पूछा गया सापेक्ष त्रुटि, तो मैं अगर सापेक्ष त्रुटि की बात करता हूं तो मैं यहां पे कर लेता हूं जरा इसके अंदर में कि भाई सापेक्ष त्रुटि निकालने से पहले इनका निकालना पड़ता है मुझे मीन, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, इनका निकालना पड़ेगा मुझे मीन। तो मीन कैसे निकलेगा, तो देखिए डेल ए बार क्या होता है, इसका फॉर्म डेल ए बार। डेल ए बार का मतलब होता है डेल A1 का मॉड प्लस डेल A2 का मॉड प्लस ऐसे ही चलता जाएगा डेल AN का मॉड। अपॉन में कितना होता है भाई, तो अपॉन में होता है n। मेरे पास यहां पे 5 है, तो क्या लिखूं, देखिए डेल ए बार कितना होगा भाई, सबका मॉड लगाना है। मॉड लगाने का मतलब क्या होगा, तो ये माइनस साइन हट जाएगा। आइए देखते हैं क्या हो जाए, मॉड्यूलस ऑफ 0.01, ठीक है, प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0.06 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0.20 प्लस डेल A4 कितना है, मॉड्यूलस ऑफ माइनस ऑफ 0.09 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 0. मतलब माइनस में है भी, माइनस में 0.18। अब इनका अपॉन में क्या कर दूं मैं, अपॉन में 5। क्यों किया 5, क्योंकि 5 ही तो नंबर थे। अब इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो ये कितने नंबर है, मॉड में यानी सब प्लस में आएंगे, ठीक है, सब जुड़ेंगे। तो क्या हो गया भाई, तो यहां पर मुझे दिख रहा है, मैं सीधे सीधे अगर जोड़ना चाहूं तो यह है 18, यह है 20, है ना, ठीक है, 18 और यहां पे आ रहा है 9, यानी ये 27 हो गया। 27 मतलब 27 की बात करो, है ना, डेसिमल की बात, 27 हो गया। 27 में 20 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 47, और 47 में 06 जुड़ेगा,
ठीक है, तो 4 7 और ये 0 8 जोड़ लीजिए तो 4 7 4 8 हो गया, 4 8 में ये जुड़ेगा तो 0.52, ठीक है ना, 54, ठीक है, तो ये 0.54 अपॉन कितना भाई, तो ये आ गया 5। ये मेरा क्या निकल गया, ये मेरा निकल गया डेल ए बार, ठीक है, यहां से मुझे क्या मिल गया, डेल ए बार, ठीक है, अपेक्षिक त्रुटि निकल गया, सापेक्ष त्रुटि निकल गया। अब मुझे चाहिए क्या भाई, तो मुझे चाहिए प्रतिशत, ठीक है, ये मेरा सेकेंड पोर्शन हो गया। मैं अगर थर्ड पोर्शन यहां कर दूं तो मेरा यहीं कहीं खत्म हो जाएगा। मेरा थर्ड पोर्शन है कि भैया मुझे निकालना प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि क्या होता है, तो ये जो सापेक्ष निकालूंगा, सापेक्ष त्रुटि इनटू, एक काम करते हैं भाई, इसको यहां करते, देखिए सापेक्ष त्रुटि इनटू इंटू 100%, इसी को कहते हैं हम क्या, प्रतिशत त्रुटि। तो भैया पहले निकालने ये सापेक्ष को, तो सापेक्ष को निकालने के लिए दूसरा जो सापेक्ष निकालना था हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए मैं उसी टर्म में लिखता हूं, आपेक्षिक के ही टर्म में। तो क्या करेंगे भाई, तो अपेक्षिक त्रुटि हमें पता है कि मुझे निकालनी होती है क्या, जिसका तुलना करना है, किसकी तुलना करनी है, तो डेल ए बार की, किससे करनी है, तो ए बार से, ठीक है, डेल ए बार की ए बार से। तो एक काम करते हैं, यहां से वैल्यू उठा करके ले आते हैं। ए बार मेरा है 2.62, तो मतलब ये कितना निकल गया भाई, ये निकल गया 2.62, और मेरा यहां पर ए बार मतलब डेल ए बार कितना है, तो ये है 0.54 अपॉन 5, 0.54 अपॉन में 5, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करूं तो मैं लिख सकता हूं 0.54 अपॉन 5 इंटू 2.62, ठीक है। डेसिमल से वो डेसिमल चाहे तो गायब कर सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा भाई, तो यहां पे मुझे इसके कैलकुलेशन में बचेगा डेसिमल से डेसिमल गायब, तो ये बचा है 54 अपॉन 5 इंटू 262, ठीक है। अब इसी कैलकुलेशन को अगर परसेंटेज एरर में ले आना है तो परसेंटेज त्रुटि जब निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि की जब बात करेंगे, तो यही नंबर मतलब 54 अपॉन 5 इंटू 262 इंटू 100%, इंटू 100%, यहां से मुझे मिल जाएगा क्या भाई, इसकी प्रतिशत त्रुटि, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेशंस पूछा गया था, मतलब जो हमें वैल्यूज पूछी गई थी, वो वैल्यूज कुछ इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक 3 डिजिट के लिए भी लिया, एक क्वेश्चन भी हमने उठा लिया, ठीक है। दोनों से अब आपको समझ में आ चुका है कि भाई हम किस प्रकार से यहां पे हम निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि को परिकलित कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। आसान सा मेथड है भाई, थोड़ा सा आपको देखने में जरूर लगता है लेंदी, क्योंकि मैं पूरा फॉर्मूला लेकर के कर रहा हूं, बट जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये इतना लेंदी नहीं लगेगा, क्योंकि फिर आप ये डायरेक्टली करते चले जाएंगे ना। समझ में एक बार आ गया तो ये पूरी चीजें डायरेक्टली बनती चली जाती हैं, कहीं पर भी कोई समस्याएं नहीं होती। तो ये तो रहा मेजरमेंट में एरर। ये जितनी भी एरर्स की हमने बात करी, ये सारी त्रुटियां कैसी रही भाई, ये सब मेजरमेंट में एरर है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब अगर एरर आ गई तो क्या करेंगे, तो उसके त्रुटियों को दूर करने के लिए हम काम करते हैं कि वहां पे त्रुटियों का संयोजन करते हैं, मतलब एडिशन में एरर आ गया, मल्टीप्लिकेशन में आ गया, डिवीजन में आ गया, इन सभी एरर्स को करेक्ट भी किया जा सकता है, जिसको हम आगे आने वाले सेशंस में देखेंगे भाई। तो अभी के लिए ये जो पूरा हमने देखा, समझा, सीखा है, और बाकी कोर्स कंटेंट के लिए क्या करना होता है, तो आपको अपने सर्च बॉक्स में लिखना होता है magnetbrains.com। आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम, या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, आईआईटी, जेई, नीट, सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपके कोर्स कंटेंट्स ओपन हो जाते हैं। जहां पर आपने जैसे सीबीएसई
हिंदी मीडियम को क्लिक किया, आपकी क्लासेस ओपन हुई, आप अपने क्लास पे गए, जैसे ही टैप करते हैं आपके सब्जेक्ट्स ओपन हो जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके पूरे चैप्टर्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर एक ही चैप्टर के फोल्डर के अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड सभी प्रकार के सारे ही कॉन्सेप्ट्स के वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, आपका वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले हो जाता है, जिसको आप कहीं पर भी पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब यहां भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ सिस्टमैटिक ऑर्डर में आपको देखने को मिल जाता है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आया है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।